अस्सलामुअलैकुम हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो आज हम जिस नावल को पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो अगरचे एक पुराना नावल है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी, तो मैंने सोचा कि अपने रीडर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए अपने नावल की तरफ आते हैं, जिसकी राइटर है राहत जबी और इसका नाम है ओ बेपरवाह साजन। शादाब सारे लॉन में इधर से उधर चकराते हुए रट्टे मारने में मसरूफ़ थी। सुबह ही सुबह उसे खासी डांट पड़ी थी कि हस्मे मामूल उसने नाश्ता किया और चाय का कप हाथ में लेकर टीवी के सामने बुर्जुबान हो गई। ख्याल यही था कि जब चाय ख़त्म होगी तब तक देखूंगी, मगर चाय का कप पूरा 2 घंटे पर वो हीत हो गया। फ़िज़ा और मरीम कॉलेज सुधार गई, मम्मी भी उसे पढ़ने की तलकीन करके स्कूल चली गई, जुनैद भी ऑफिस चला गया, मगर ये चाय का कप ख़त्म नहीं हुआ। सायरा जो कि उसकी ताई होती थी, पहली बार सब्ज़ी की खाली टोकरी लेकर लॉन्च के सामने से गुजरी तो नज़रअंदाज कर गई। दूसरी बार सब्ज़ी लेकर वापस आई तो घूर कर उसे देखा और फ़ाखिर के सो लेने में गुम थी। खाली कप हाथ में, पाँव सामने मेज़ पर टिकाए मुसलसल हरकत में थे। फ्यूज़न शुरू हो चुका था तो आंटी की आवाज़ उनसे ज़्यादा तेज़ थी। उसने कप बौखलाकर टेबल पर पटखा नंगे पाँव ऊपर कमरे की तरफ भागी। किताबें लेकर 20 मिनट में नीचे आ जाओ। उन्हें गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अगर आता था तो किसी के मजाल नहीं कि कुछ कह सके। सो उसे किताबों समेत यहाँ लॉन में ला फेंका था कि वो मुसलसल के 2 घंटे मुसलसल पढ़ो और यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। कमरे में इसलिए नहीं कहा कि वहाँ निसाबी की बजाय गैर निसाबी सरगर्मियों की ज़्यादा गुंजाइश थी। टेरेस पर इर्द गिर्द के नज़ारे ज़्यादा दिल फरेब थे और सायरा उसकी रग रग से वाकिफ थी। सो अब कुछ गुस्से और कुछ जिलाहट में रट्टे मार रही थी। आंटी सायरा पहले लाउंज में बैठी सब्जी बनाती रही, फिर स्टोर में घुस गई। मरीम की बच्ची ने बताया ही नहीं कि वो जुनैद भाई को क्या गिफ्ट करेगी। पढ़ते पढ़ते उसे अचानक जुनैद का बर्थडे याद आ गया। आंटी कमरे से निकली तो वो फिर से अपने टॉपिक की तरफ मुतवज्जा हो गई। सारा आंटी किचन में घुस गई थी। उफ, इतनी रफ स्किन हो गई है। मेरा ख्याल है आंटी के घरेलू नुस्खे आजमा लेने चाहिए। 4 सफ़े पलटे ने टॉपिक की 4 सुर्खियाँ देखी। मायरा ने तो बहुत पढ़ लिया होगा, शाम को फ़ोन करूँगी। मुतफक्किर अंदाज में सोचा, फिर चंद लाइनें और पढ़ी। टॉपिक मुश्किल लगा, फिर पहले आसान से शुरू करती हूँ। अगला और सबसे छोटा चैप्टर खोल लिया गया। रात को जैकी चीन की मूवी आनी है। अल्लाह करे जुनैद को कोई काम पड़ जाए, 12 बजे से कबल वापस ना आए, मगर उससे भी हमसे अल्लाह वास्ते का बैर है। जिस दिन को ढंग की मूवी आनी हो 9 बजे ही घर आ जाता है। अगले चंद मिनट इंतहाई इन्हमाक और खुशू के साथ पढ़ा गया। तभी एकदम भूख सताने लगी। शायद किचन की तरफ से उठती खुशबू का कमाल था। ज़रा सी देर में वो किचन के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या बात है, अभी 2 घंटे नहीं हुए, पानी पीना था, नहायत मासूमियत से फरमाया। उन्होंने मशकूक नज़रों से घूरा, पर इजाज़त दे दी। फिर से पानी की बोतल निकालते हुए उसने आंटी को देखा, जो ज़ोरों शोर से देगची में चम्मच हिला रही थी। फिर ज़रा की ज़रा हाथ रोक कर टमाटर काटने लगी। आज खाने में क्या है? आलू कीमा और खीर। खीर तो जुनैद भाई को बहुत पसंद है, मैं कुछ मदद करवाऊँ? क्यों? माथे पर शिकन उभरी। यूं ही आप अकेली पका रही हैं? कुछ हकलाकर लहजे में खुलूस पैदा करने की कोशिश की गई। मैं रोज़ अकेली ही पकाती हूँ। हाँ, मगर वो पानी पी लिया तुमने? उनका सब जवाब देकर जी हाँ। हाथ में पकड़ी नाशपातियाँ वापस रखो और जाके पढ़ो, जो 7 मिनट पहले यहाँ ज़ाया किए उन समेत। उफ़! कितने आराम से बेइज़्ज़त करके रख दिया। अकब से हाथ सामने लाके दोनों नाशपातियाँ फ्रिज में रखी और पाँव चटक कर दोबारा बाहर आ गई। मैं भी नहीं पढ़ रही। न जाने तालीम के मामले में आंटी इतनी खौफ़नाक बल्कि खूनख्वार क्यों हो जाती हैं। ग़ज़ब खुदा का, मेरी भूख प्यास का कोई एहसास ही नहीं। फिर किताबों को घूर कर देखा। किस कदर नामाकूल काम है ये मास्टर्स करना। ना जाने किस अहमक ने मशवरा दिया था मुझे। अच्छी भली ग्रेजुएशन करके बैठी थी, आराम से शादी करके ऐश करती। तभी याद आया कि किसी दूसरे का नहीं, ख़ास उसका अपना फ़ैसला था। ख़ैर इतना नामाकूल काम भी नहीं, बस पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये भी कोई मसला नहीं, मैं अच्छी खासी ज़हीन हूँ, ज़हीन भी और खूबसूरत भी। घुटनों पर ठोड़ी टिका के लॉन में खिले गुलाबों को देखने लगी, फिर बेजारी से सीधी हुई। एक तो आंटी भी आज फारिग नहीं हो रही, थोड़ी देर को सो जाए तो मैं भी आराम करूँ। गोया पक्का इरादा है कि पढ़ना बिल्कुल नहीं है। ध्यान किचन ही की तरफ था। आंटी सारा किचन से निकली और स्टोर में दोबारा घुस गई। स्टोर में न जाने कौन से पहाड़ खोदने हैं। थक हार के उसे किताब की तरफ मुतवज्जा ही होना पड़ा। ज़रा सी देर में वो फिर से लॉन में चकराती पूरी महवियत के साथ पाकिस्तान के माशी निज़ाम को समझने की कोशिश कर रही थी। जब ऐन गेट के पास पहुंची तो किसी ने गेट धड़ाधड़ बजाया। उसके हाथ से किताब छूट गई, नाजुक सा दिल लरज़ गया। साथ ही गेट दूसरी बार धड़-धड़ आ गया। उफ़! किताब हाथ में लिए हुए वो गेट को फाड़ खाने हुए नज़रों से देखा। आने वाला भी खासा बेसब्रा था। वो तनफन करती गेट के करीब आई। क्या मुसीबत है? आपको लगता है को कभी दस्तक देने के आदाब नहीं सिखाए गए? ये गेट के साथ एक अदद बेल भी है, ये बजाने के लिए होती है। असूलन 3 बार दस्तक के जवाब में अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको वापस चले जाना चाहिए। वापस अमेरिका?
हैं वो खिड़की पे डटाई से गोया हुई। बिल्कुल, क्योंकि यही दस्तक देने के आदाब है। कुछ तजस्सुस में छोटे गेट की खिड़की खोली, ये किस लहजे में बात कर रही हैं? जो भी चेहरा सामने आया था उसने शादाब बीबी के चेहरे का रंग और हाथों के तोते उड़ा दिए। तो दूसरे पल उसने खटाक से खिड़की बंद कर दी, अंदर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर दस्तक दोबारा हुई। और अगर आंटी बाहर आ गई तो किससे मिलना है? आवाज़ में वाज़िया लर्ज़िश थी। ये आंटी नजमा का घर है? ज़रा आवाज़ भारी और बारोब थी। शादाब के हाथ-पाँव ठंडे हो गए। जी हाँ, जी नहीं। जी हाँ या जी नहीं। या अल्लाह मियाँ आज बचा ले। इसके बाद में मेरी पक्की तौबा, मैं कभी गाड़ी लेकर नहीं निकलूँगी। मुझे क्या पता था शिकायत लगाने घर तक चला आएगा। हालाँकि इतना नुकसान भी नहीं हुआ और मैंने कितनी शराफ़त से उसका नुकसान भी पूरा कर दिया था, मगर ये बंदा शरीफ नहीं बल्कि इंतहाई ख़बीस। मोहतरमा क्या बड़बड़ा रही हैं? आवाज़ में उकताहट नुमायाँ थी। कहा ये आंटी नजमा का घर नहीं है? जी नहीं। उसे झट से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एक पल को खामोशी छा गई। फिर एक कार्ड दराज में से अंदर आया। क्या एड्रेस ये नहीं? उफ़! जुनैद भाई का कार्ड। अल्लाह वो कहाँ कहाँ मिले? ये आप बार-बार सो क्यों जाती हैं? एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। यही एड्रेस है। जुनैद का कार्ड उसके हाथ में था। इनकार शामत लाने के मुतरादिफ था। तो ये आंटी नजमा का घर हुआ ना? नहीं, उनका घर नहीं है। अगर एड्रेस यही है तो आंटी नजमा यहाँ नहीं रहती। मैंने कब कहा वो यहाँ नहीं रहती? वो गड़बड़ा गई। ज़हन उसे भगाने के तरीके सोच रहा था। गोया यहीं रहती है। जी, तो उनका घर ही हुआ ना? खैर घर तो उनका नहीं है। क्या आप पागल हैं? अंदर जाकर बताएँ ज़रिया मुर्तज़ा हमदानी आया है। मैं ख्वामख़्वाह अरे ज़रिया तुम? जुनैद की आवाज़ उभरी। मारे गए। शाबी भाग। वो वहाँ से भागी, मगर घबराहट में पहले ही रो में रखे बड़े से गमले के साथ उलझ कर गिर गई। हाय! वहीं घुटना पकड़ के ढेर हो गई। जुनैद के पास गेट की चाबी तो होती ही थी। गेट खुला और जुनैद और ज़रनाब समेत अंदर आ गया। वो भागने का इरादा मुलतवी करती हाय हाय करती घुटनों में मुँह छुपा गई। जुनैद ने हैरत, गुस्से और खजालत के मिले-जुले तासुरात से उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रोहानसी होकर बोली। चेहरा उठाने की गलती नहीं की। ज़रा आपका दिल चाहा वो जुनैद को अपने इस्तकबाल के बारे में बताए, मगर उसकी हालत देख कर खामोश हो गया, मगर सवाली नज़रों से जुनैद को देखा। शादाब है आंटी नजमा की बेटी। उसने दाँत पीस के तारुफ करवाया। तुम आओ अंदर, और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। आए बड़े कहीं कहीं से। इतना ना हो सका कि वो गुस्से में एक झटके से खड़ी हुई, फिर उसी झटके से नीचे बैठ गई। वो सर पे खड़ा सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। क्या बहुत चोट लगी है? अल्फाज हमदर्दाना सही, मगर लहजे में नरमी। हाँ अल्फाज हमदर्दाना सही, मगर लहजे में नरमी का तासुर नहीं था। जी हाँ, जी नहीं। जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ, जी नहीं। पता नहीं, वो झंझला गई। ज़रा हल्का सा कहकर लगाकर हंसा। अच्छा है, एक गहरी सी नज़र उस पर डाल कर चला गया। क्या अच्छा है? हाय अल्लाह, कहीं धमकी तो नहीं दे के गया हैं ये आप? क्या हुआ मोहतरमा? अज़ीम ने अंदर आते हुए हैरत से पूछा। वो कॉलेज से लौटा था। मुझे चोट लगी है। लहजा गुलगीर था। ये कोई नई बात नहीं। मुझे सख्त रोना आ रहा है। ये भी कोई नई बात नहीं। अज़ीम प्लीज़ फरमाइए, ज़रा सा सहारा दे दो। शादाब ने हाथ बढ़ाया तो उसे सहारा देते हुए लॉन्ज में ले आया। तुम्हें क्या हुआ शादाब? सायरा उसे लंगड़ा कर देख कर लबकी। अम्मी कम से कम आप तो ये सवाल मत करें। मुझे कमरे तक छोड़ा। वो जल्द अज मज़े से गायब हो जाना चाहती थी। यहाँ बैठो, मैं आयोडेक्स लगवा लूँगी। उसने तेज़ी से उनकी बात काटी। अज़ीम उसे बेहद शराफत से कमरे तक छोड़ाया। कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे, मगर सुकून कहाँ रहा था। ये इतना बड़ा 6 फुट्टा खतरे का निशान जो घर में दाखिल हो गया था। वो अपना घुटने का दर्द भूल कर खोलती रही, न जाने किस अंदाज से बात करे और जुनैद भाई क्या समझे। तभी फिजा आ गई। खोलती कांपती इधर से उधर किताबें गिराती, धप से उसके बेड पर ऊंधी मुँह गिरी। कुछ ना पूछो क्या हुआ, कुछ ना पूछो की गर्दान जारी थी। तो मैं कब पूछ रही हूँ? उफ अल्लाह, मर गई आज मैं। हाय मेरे पाँव, रोती। हाय ओए, कोई आनी पिला दे, कहीं मेरी जान ना निकल जाए। अल्लाह करे निकल जाए। उसने साइड टेबल से पानी का पूरा जग उठाया और पूरे का पूरा उस पर उलट दिया। उसकी चीखों पुकार आहो बुआ के जवाब में नीचे से सायरा ने तंदो तेज़ और धुआंधार जवाब दिया था। ये घर है या मछली बाजार? न जाने किस कोने से जुनैद की आवाज़ गिरे सुनाई दी थी। फ़ज़ा साकत होकर उसे घूरती रही। बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बर्बाद हो गया। तुम इस वक्त दादी की गंजी कुकड़ी लग रही हो, जो दादी पिछले साल गाँव चलाई थी। वो बेहद आराम और सुकून से मुतला किया गया। उसने न जाने किस तरह ये बेइज्जती बर्दाश्त की थी। बेहद संजीदगी से गोया हुई। तुम्हें पता है मैं आज मर गई थी। किस पर? मज़ीद चंद मिनट तक ना आती, मैं चंद मिनट तक तो तुम्हें इस पूरी गली में मेरे चिथड़े मिलने थे। इकट्ठे करती तो भी फ़िज़ा ना बनती। मुझे क्या ज़रूरत है? मैं झाड़ू उठाती, सब गंद बला इकट्ठा करके गली में कोने में रख के ड्रम में डाल आती। हँस कम जहाँ बात, तुम बकवास ही करती रहना। ये मत पूछना क्या हुआ। मैं न जाने किस तरह बचा कर घर तक पहुँची हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? आज वो मेरे पीछे आ गया। कौन? वही जो नफीस साहब के गेट पर खड़ा होता था। शराबी के ज़हन की कलाबाजियाँ ये रेब ने कलाबाजियाँ खाई। नफीस साहब का एक ही बेटा था, दिमागी तौर पर ज़रा सा माजूर। लंबा चौड़ा सफ़ेद रंग, माथे पर स्याह दाग, ये बड़ी बड़ी आंखें और दांत। उसने झुरझुरी सी ली। ये हुलिया नवीस साहब के बेटे का तो नहीं? दरमियाना कद, सांवली रंग, छोटी छोटी आंखें। नहीं, वो नहीं, कोई मेहमान आया होगा। मगर तुम्हें कहाँ मिले? बताया तो है, रोज़ वहीं खड़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रहता है। कॉलेज से वापसी पर गुजरना मुश्किल हो गया। कब तक बर्दाश्त करती? वो रोहानसी हो गई। शाबी हक्का बक्का रह गई, फिर बरस पड़ी।
बेभाव की सुनाई, आखिर बर्दाश्त क्यों करती रही, बताया क्यों नहीं, ऐसी की तैसी कर देते, आप उठाकर ब्लॉक से ही बाहर फेंक देते, जुनैद को पता चलता तो सुरमा बनाकर रख देता वगैरह वगैरह। मैंने सोचा खुद ही कहीं दफान हो जाएगा, लेकिन आज तो मेरी बर्दाश्त जवाब ही दे गई। बस सड़क के किनारे पत्थर उठाया और उसे दे मारा माथे पर, ज़बरदस्त। फिर क्या हुआ? उसके तेवर बदल के खूनख़ार नज़रों से मुझे घूरा और शाबी की सांस बंद होने लगी और मेरे पीछे भागा। मैंने भी दौड़ लगा दी। उफ़, ये तपती सड़क, जलता सूरज, मैं अकेली तनहा लड़की। मेरा दिल शाबी का हाथ सीने पर गया। आंखें बंद, सांस बंद, आंखें फटी हुई, रंग फक। मैं भागती रही, वो भी भागता रहा। कोई गेट नहीं खुला था कि मैं अंदर घुस जाती। और फिर फंसी फंसी आवाज़ अजीबोगरीब सी हुई। फिर मेरा दुपट्टा शाबी के मुंह से चीख निकल गई। दरवाज़ा धाड़ से खुला। अजीम सुर्ख चेहरे के साथ अंदर आया, होंठ भिजे हुए, आंखों से गोया लहू टपक रहा था। कौन था वो? संगीन लहजे में डपट कर पूछा। वो हक्का बक्का उसे देखती रही। कौन था वो? कौन? वो हकला गई। मैं पूछता हूँ कौन था वो? किसकी इतनी जुर्रत कि हमारे मोहल्ले में हमारी बहन के साथ? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कौन था वो जिसने तुम्हारा दुपट्टा उधार रहा था? कुत्ता? कौन? नफीस साहब का नया कुत्ता हर रोज गेट से थुनथुनी निकाले भौंकता रहता था। आज तो पीछे ही पड़ गया। हालांकि मैंने तो सिर्फ पत्थर मारा, मगर तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना। बेशक टुकड़े टुकड़े कर देना, क्योंकि उसने मेरा नया कॉलेज का दुपट्टा। शट अप। बात समझ में आते ही हलक के बल चीख पड़ा। तुम वो इर्द गिर्द न जाने क्या ढूंढ रहा था। वो डर के शाबी के पीछे जा छुपी। अल्लाह की कसम, तो कुत्ते की ही बात कर रही थी। तुम न जाने क्या समझ रहे थे। शाबी हंसने लगी। भाड़ में जाओ। अजीम तनफन करता बाहर निकल गया। क्या हो गया बेटा? ये पंजाबी फिल्म के डायलॉग उर्दू में क्यों बोल रहे हो? सायरा बेहद तफक्कर से इससे पूछ रही थी। वो पाँव झटकता बाहर निकल गया। कुछ सुकून हुआ तो शाबी को अपना घुटने का दर्द और इससे वाबस्ता हस्ती याद आ गई। फिजा उसका लहजा दहला देने वाला था। जब तुम इस तरह बोलती हो तो लगता है या तो तुम्हारा हार्ट फेल होने वाला है या मेरा। उफ, वो आ गया। फिजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि दोनों हाथ जोड़ दिए। पहले बता दो वो कौन है, वरना अभी अजीम आ जाएगा। वही जिसकी गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी टकराई थी। वो अकेला नहीं आया, मुर्तज़ा हमदानी भी उसके साथ है। परसों ड्राइविंग के शौक में वो जुनैद की गाड़ी लेकर निकली थी। वो कौन है? मुझे क्या मालूम। अरे इतनी हिम्मत कि मैं उठा के हमारे घर पहुंच गया। उसे ताव आया। इस दिन तो बचत हो गई थी। जुनैद शहर से बाहर था, आराम से गाड़ी की मरम्मत भी हो गई। मगर ये लोग न जाने क्या कह दें। जुनैद को गुस्से का तो पता है ना। सायरा आवाज़ दे रही थी। मरीम की आवाज़ भी आ रही थी, गोया अभी ऑफिस से वापस आई थी। देखो हम साफ मुकर जाएंगे। उसके पास कोई सबूत तो है नहीं कि एक्सीडेंट हमारी गाड़ी के साथ हुआ था। फिजा ने कहा तो बात उसकी समझ में आ गई। तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आऊँ? अगर घुटने में ज़्यादा दर्द था तो फिजा शरारत से मुस्कुराई। जी नहीं, चल फिर रही हूँ मैं। मगर सीढ़ियों के दरमियान ही कदमों में जंजीर पड़ गई। हैरत से आंखें खुल गई। घुटने का दर्द कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया और डाइनिंग टेबल बड़ी शान से मौजूद था और नजमा से बड़ी अपनाइयत से बातचीत जारी थी। खाना लग चुका था और सारा आंटी वक्फे वक्फे से एक एक को पुकार रही थी। वो दोनों दबे कदमों वापस मुड़ने लगी। तभी उन पर की नज़र ऊपर उठी। दूसरे पर नजमा ने भी उन्हें पुकार दिया। मरे मेरे कदमों से वो टेबल की तरफ आई थी। ये शादाब है मेरी बेटी, और ये फिज़ा मरियम की बहन, और बेटा ये तुम्हारी नाइला खाला के बेटे जरनाब है। जी, वो दोनों चीख उठी। मैं मिल चुका हूँ। गहनी टेबल की पुष्ट पर टिकाए वो उसको गहनी संजीदा निगाहें पराएदार शाबी पर जमी हुई थी। कब? नजमा ने हैरत से सवाल किया। अभी परसों। अस्सलाम वालेकुम ज़रिया भाई। दोनों ही एक जुबान होकर बोली वालेकुम सलाम। उसने संजीदगी से जवाब दिया। फिर नजमा की तरफ मतवजा। दरअसल परसों मुझे नाइला खाला कैसी है? शाबी ने फ़ौरन दखल दिया। ठीक थी। मुख्तसर जवाब और रुए सुकून फिर से नजमा की तरफ। सुपर मार्केट में इन्हें साथ ले आते। सरेआब ने रुख मोड़ा। संजीदा नजरें उनके चेहरे पर गाड़ दी। वो गड़बड़ाकर खाली प्लेट को घूरने लगी। जनाब ने बाकी बात इसी तरह पूरी की। वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि यहाँ का ड्रेस भूल गया था, इसलिए होटल में ठहरा था। परसों सुपर मार्केट में से जुनैद का दोसा नुमान मिला था, इसलिए उन्हें जुनैद का नया ड्रेस गया था। नुमान एक बार अमेरिका गया था तो नजमा ने उसके यहाँ कुछ चीज़ें नायला खाला के लिए भिजवाई थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो अंदर आती मरियम को देखने लगा, जो पानी का जग लिए आ रही थी। शाबी ने मेज़ के नीचे से फिज़ा का एक हाथ दबाया। डर गए मुझसे, फिज़ा ने सरगोशी की। आप लोग यहाँ कब शिफ्ट हुए थे? ज़रिया पूछ रहा था। तुम्हारे अंकल की डेथ के बाद 5 साल तो मैंने उसी घर में गुजारे, मगर अब मुश्किल लगने लगा था। भाई साहब अगर शारजा में है, मगर जुनैद है, अजीम है, इसलिए हमने इकट्ठा फैसला किया कि इकट्ठे ही रहा जाए। नजमा ने बताया। और रुबाब खुश तो है अपने घर? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। बातों का रुख बदल गया। शाबी भी इत्मीनान से खाने की तरफ मुतवज्जा होगी, क्योंकि फिज़ा उसके कान में पूछ रही थी वो बाकी दो लोग कौन है? कौन बाकी 2 लोग कहाँ हैं? कौन? मुर्तज़ा हमदानी। शाबी मुस्कुराहट दबाते हुए पूरी की पूरी प्लेट पर झुक गई थी।
26 अगस्त 2002 गाँव की खुश फिज़ाएँ बहुत सुनसान और उदास होती हैं। मुझे यूँ लगता है गाँव की गलियों पर छाया खामोश गुबार मुझे खींच रहा है, अपने अंदर जज़्ब कर रहा है। ज़ुबैर जब यहाँ होते हैं तो ये उदासी या खामोशी बहुत अच्छी लगती है। जब वो चले जाते हैं तो बहुत वीरान। मेरा दिल चाहता है इस शाम को बहुत करीब से देखूँ, बहुत पास से छूकर महसूस करूँ। न जाने किस लहजे में लम्हे मैंने ज़ुबैर से ये कह दिया तो मेरा हाथ थाम कर ऊपर ले गए। अब देखो, मैंने देखा छोटी-छोटी दीवारों के इस पार कच्चे-पक्के मकान, आम और संतरे के बागात के सिलसिले दूर तक फैले, खेतों के पार ग़ुरूब होता सूरज, जिसकी नारंगी रोशनी का गुबार सारे गाँव को अपनी लपेट में ले रहा था। मैं ग़ुरूब होते हुए सूरज को देख रही थी और ज़ुबैर मुझको। यहाँ नहीं, वहाँ जहाँ उसके और मेरे बीच कोई ना हो, ना दरख्त, ना खेत, ना मकान, ना दीवारें। शायद उसकी निगाहों की तरफ तपिश से घबरा कर बोल उठी थी। वो ज़रा झुकी और उसकी गर्म सांसें मेरे गाल से टकराने लगी। सूरज तुलू होता है या ग़ुरूब होता है, एक सा जलाता है। ज़्यादा करीब जाने की ख्वाहिश मत करो, पिघला कर रख देगा। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। मेरा चेहरा दहकने लगा, आँखें खुद ब खुद बंद हो गई। उनकी गिरफ्त मेरे कंधे पर मज़बूत हुई। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ कोई ना हो, ना खेत, ना बागात, ये दीवारें, ना मेरा रकीब, ये ग़ुरूब होता सूरज। उससे आगे डायरी का सफ़ा अधूरा और खाली था। यूँ लगता था किसी ख़ास लम्हे की ज़द में आकर इन्हीं अवराक़ को ओढ़कर सो गई। चंद दिनों में उन्हें इत्मीनान हो गया था। ज़रियाब नाश्ता करके घर से निकलता तो फिर शाम ढले ही घर लौटता। घर का नक्शा बनवा रहा था। खाला खालू का इरादा पाकिस्तान मुस्तकिल शिफ्ट होने का था, इसलिए ज़रिया पहले ही यहाँ आ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी ने उन्हें यहाँ लड़की पसंद करने को भेजा? फ़िज़ा ने नाक पर ऐनक जमाकर इश्तियाक से पूछा। आखिर लड़कियों वाला घर है, लड़कियाँ ना हुई डेकोरेशन पीस होकर जो पसंद आया उठाकर अपने घर में सजा ले। मुझे तो इस दौर से भी दूर रखो, मरियम ने अंगूर खाते हुए बेनियासी से कहा। उसने बीएससी के बाद कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया था। नहीं करना तो खैर मुझे साइकोलॉजी में पीएचडी करनी है, इसलिए शादी का दूर-दूर तक इरादा नहीं। बाकी तो ये शाबी बचती है। उसने शाबी को देखा मगर वो पूरी तरह फ़िल्म में मुनहमिक थी। केबल का तार जुनैद के कमरे में था। वो कभी-कभार अच्छी साफ-सुथरी मूवी आ रही होती तो वो खुद ही उन्हें बुला लेता और खुद अपने किसी काम से निकल जाता। मगर बकौल शाबी अब इस उम्र में कम से कम ये फ़ैसला तो हमें ही करना चाहिए कि कौन-सी फ़िल्म अच्छी है और कौन-सी बुरी, कौन-सी मूवी देखनी है और कौन-सी छोड़नी है। इसलिए जब भी फ़िज़ा कॉलेज और मरियम कंप्यूटर सेंटर से वापस आकर खाना खाने के बाद फ़ारिग होती और अमिया का लुला फरमा रही होती, शाबी तो खैर घर में ही रहती थी कि प्राइवेट एमए कर रही थी, तो तीनों जुनैद के कमरे में घुस जाती, इत्मीनान से फ़िल्म देखी जाती। इधर गेट पर बेल सुनाई दी और फिर तीनों अपने कमरे में। इस कोशिश में कभी फ़िल्म का पहला हिस्सा देखा जाता तो कभी आखिरी, मगर फ़िल्म कभी न कभी तो पूरी हो ही जानी थी। ताया अब्बू शारजाह में मुलाज़मत करते थे, साल 2 साल बाद चक्कर लगाते थे। जुनैद उनका बड़ा बेटा था, हाल ही में उसकी जॉब हुई थी। अब तो ताया भी सोचने लगे थे कि मुस्तकिल वापस आ जाए। जुनैद के बाद मरियम और फ़िज़ा थी, फिर अज़ीम सबसे छोटा होने की बिना पर किसी गिनती में ना आता था। जबकि जुनैद को हमेशा बड़े भाई होने की बिना पर ख़ासी तवज्जो और अहमियत मिली थी। सो उसके मिज़ाज भी तहकमाना और बड़ापन कुछ ज़्यादा ही था। गेट पर बेल हुई, कमरे में हड़बड़ मची। फ़िज़ा सबसे पहले कमरे से भागी। शाबी ने अपने जूते उठाए। मरियम ने सब कुछ ऑफ किया और भागती हुई लॉन में आ बैठी। मगर आमने वाला अज़ीम था, कॉलेज से आया था। मरियम उसे खाना देने उठ गई। वापस आई तो अंगूरों से भरी टोकरी साथ थी। ऐश करो, आइसक्रीम भी है, ज़रा ठहर के खाएँगे। आज तुम्हें पेय मिली होगी। बिल्कुल दाना-दाना अंगूर टूंघते हुए इधर-उधर की बातें कर रही थी। तभी हारन की आवाज़ पर चौकीदार ने गेट खोला और आने वाली हस्ती को देखकर वो तीनों मुतहय्यर रह गई। सफ़ेद पैंट, अंगूरी शर्ट और गले में स्कार्फ़ अपने घुंघरीले बालों को ऊँची सी पौनी में कैद किए गए वो बड़ी सी गाड़ी से निकली थी। हाय! कंधे पर बैग और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो वहीं से पुकारी थी, ये रोमिया बीबी को आज हमारी याद कैसे आ गई? रोमिया नजमा की कज़न की बेटी थी, बल्कि इकलौती लाडली और नकचड़ी। दौलत की फरावानी थी, सो नाज़ो-नम में पली थी, नखरा भला था। ख़ानदान की लड़कियों में उसके मतलब कोई भी इतनी अच्छी राय नहीं पाई जाती थी। कुछ इस तरह कुछ उसकी बेतहाशा दौलत और खूबसूरती से हसद करती तो कुछ उसकी आज़ादी से ख़ाइफ़ थी। कुछ मरियम, फ़िज़ा और शाबी थी जिन्हें उसका नखरा और गुरूर बुरा लगता था। अलबत्ता ख़ानदान के लड़कों से उसकी हेलो हाय ज़रूर हो जाती थी और कभी न कभी किसी की को दोस्ती का शर्फ़ भी बख्श दिया जाता था, मगर उसकी यहाँ मौजूदगी। हाय! मैं यहाँ से गुज़र रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। मकाम में हैरत मरियम बड़बड़ाई, फिर उसे देखने को कहा। कुर्सी पर टाँग जमा कर बैठ तो गई, मगर फ़ौरन ही उसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। तुम लोग इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो? गर्मी तो नहीं, अच्छी खासी हवा चल रही है। शाबी ने आराम से कहा, अंगूर खाने लगी। उसे भी दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया। मरियम उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई, शायद एसी से निकल के ज़्यादा फ़ील हो रही है। ड्राइंग रूम में चलें? नहीं, मैं बस कुछ वक़्त ही ठहरूँगी। वो कोल्ड ड्रिंक की सिप लेने लगी। रोमिया आपी, आपने गाड़ी बदल ली है? फ़िज़ा ने उसकी शानदार गाड़ी को ललचाई नज़रों से देखा था।
अब तो पुरानी हो गई, पापा ने मेडिकल में एडमिशन की खुशी में लेकर दी थी, वो लापरवाही से गोया हुई। आंटी लोग कहाँ हैं? आंटी लोग इस वक्त कलूला फरमाती है। शाबी ने जवाब दिया। क्या करती हैं? उसने अजम्बे से पूछा। आराम आराम करती हैं इस वक्त। आई सी। ज़रा आप कब तक वापस आ जाते हैं? लहजा सरसरी सा था। वो तीनों चौंकी, फिर एक दूसरे को देखकर मुँहबत सा मुस्कुराई। तो ये वजह थी रूमिया की मौजूदगी की। कोई ख़ास टाइम नहीं, फ़िक्स नहीं है, किसी भी वक़्त आ जाते, हो सकता है देर से आएँ। जवाब मरियम ने दिया था। आपको कैसे पता ज़रा आप भाई आए हुए हैं? फ़िज़ा से रहा नहीं गया। परसों आए थे ना हमारी तरफ, उसने बताया था तुम लोगों के साथ गपशप रहती है ज़रा आपकी। अरे नहीं, हम लोगों का माहौल हाँ, तुम लोगों का माहौल भी तो ख़ासा दकियानूसी सा है। वो गिलास रखकर खड़ी हो गई। सभी को इसकी ये बात बुरी लगी थी। शाबी को करारा सा जवाब देना चाह रही थी मगर मरियम वो ताने से बोल उठी। ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक हद में रहने के कायल हैं। वही ना, मैं चलती हूँ, ज़रा आप आए तो उसे मेरे बारे में बता देना। क्या चीज़ है ये? उसके जाने के बाद शाबी ने पूछा। जो भी है, मगर इसकी गाड़ी बहुत शानदार थी, वो भी ज़ाती। फ़िज़ा ने उसकी लंबी गाड़ी को तब तक देखा जब तक वो गेट से गायब ना हो गई। हमने कभी गाड़ी देखी नहीं। शाबी को बुरा लगा। गाड़ी जुनैद भाई की है, इससे चोरी छुपे ड्राइव कर लेने से अपनी तो नहीं हो जाएगी। तुम फ़िक्र नहीं करो, कभी मैं मेरे पास अपनी गाड़ी भी होगी। ये तो इसी सूरत हो सकता है कि तुम जुनैद भाई से शादी कर लो। फ़िज़ा ने मशवरा दिया। वो तुम्हें फ़ौरन गाड़ी ले देंगे। तुम मुझे चलती गाड़ी के नीचे दे देना, मगर मुझे कोई शौक नहीं सारी उम्र तुम्हारे भाई के माथे के बल गिरने का। बच्चों, अगर जुनैद भाई ने इशारा भी कर दिया तो सबके वोट उन्हीं की तरफ होंगे। कुछ भी नहीं कर सकोगी, फ़िक्र नहीं करो। उनकी नज़र में मैं खासी बेवकूफ़ लड़की हूँ। ज़ाहिर है वो बेवकूफ़ लड़की से शादी तो नहीं, हरगिज़ नहीं करेंगे। उसने इत्मीनान से हाथ झाड़े। ये वाहिद मामला था जिसमें वो खुद को बेवकूफ़ बल्कि अहमद तक साबित करने पर आमादा हो जाती थी। माँ अगर अम्मी ने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया लिया तो मैं सचमुच किसी चलती गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी, मगर तुम्हारे भाई से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। उफ़! कितना नखरा है मोहतरमा का। जुनैद भाई को भी तुमसे शादी के लिए मरे नहीं जा रहे, बहुत लड़कियाँ हैं हमारे भाई के लिए। तो ब्याह दो उन्हें उन्हें मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? शाबी ने मक्खी उड़ाई। वो तो मुझे तुम जैसी फीकी भीनी नाक और फीके शलजम जैसी लड़की को भाभी बनाने का शौक चुराया था। क्या? और तुमने क्या कहा? मरियम ने सर पकड़ लिया। वो शुरू से जानती थी कि दोनों की बहस यही रुख इख्तियार करेगी। रात के खाने पर अचानक शाबी को याद आ गया। ज़रिया भाई आज रोमिया आई थी तो फिर अपनी प्लेट में चावल निकालते ज़िया ने रुक कर हैरत से पूछा, बल्कि सभी ने हैरत से देखा। आखिर ये इत्तला सिर्फ उसी को क्यों दी गई थी? नहीं, मेरा मतलब वो आज आपसे मिलने आई थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद चली गई। सबके एकदम मुतवज्जा होने पर वो गिड़गिड़ा सी गई। तुम एहसन भाई की तरफ गए थे बेटा? सायरा ने पूछा। जी परसों गया था। बहुत अच्छा किया। सायरा और नजमा की निगाहें आपस में टकराईं, जबकि वो इस इत्तला को बगैर कोई अहमियत दिए दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। 15 सितंबर 2002। जुबैर चले जाते हो तो मेरे पास सवाए खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लेने की और कोई मसरूफियत नहीं होती, और कामों की यहाँ कमी नहीं है। कपास की चुनाई का मौसम है। छत कपास की चिड़ियों से भर जाती है और सहन कपास के सूखे टिंडों से, जिससे कपास की बची कुची फुटियाँ चुनने के लिए मज़ारैन की कमी नहीं। औरतों का आना जाना लगा रहता है। कपास चुन चुन कर ढेरियाँ बनाई जाती हैं और शाम ढले उजरत लेकर चली जाती हैं। इनमें हर किस्म की औरत होती है, बूढ़ी, जवान, उधेड़ उम्र, कमसन बच्चियाँ, वो औरतें भी जिनके सीने से चिमटे बच्चे अपने हिस्से का रिज़्क वसूलते रहते हैं, और वो चपड़ चपड़ बातें करती जाती हैं। रज़िया का बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, गुलाबी गुलाबी गपलू सा। मेरा दिल चाहता है मेरा बेटा भी ऐसा हो, ख्वाह बेटी हो या बेटा। हालांकि मेरी कितनी ख्वाहिश है कि वो बेटी हो। बेटियां माओं का दुख बांट लेती हैं, हालांकि सब जानते हैं कि पहली औलाद बेटा हो। खैर, ज़ुबैर से मुझे इस बारे में कोई बात नहीं नहीं की। वो कहते हैं जो भी हो, बस तुम्हारे जैसा हो। इससे आगे कलम ज़रा देर को रुक गया, न जाने वो किस ख्याल में खोई थी। मैं यहाँ डायरी रोज़ाना नहीं लिख पाती। कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता है, मैं थक कर बिस्तर पर लेटती हूँ, तब भी नींद नहीं आती। फिर घर वाले याद आते हैं तो नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है। फिर न जाने कब आँख लगती है। हालांकि मुझे सुबह पहली अज़ान के साथ उठना होता है, मदानी डालनी होती है। शुक्र है मम्मी ने जहेज़ में बिजली की मधानी दे दी थी। आटा गूँथती हूँ तब तक दूध की बाल्टियाँ आ जाती हैं, उसे उबलने और काढ़ने के लिए रखती हूँ। फिर तवे पर रोटियाँ पकाती हूँ। शुरू-शुरू में सब गड़बड़ हो जाता था, कभी तवे में बालन लगाना भूल जाती तो कभी रोटियाँ पलटना। इतने बड़े तवे पर बस एक ही रोटी डाल दिया करती थी, लेकिन अब यके बाद दीगरे 4 रोटियाँ डाल डाल भी लेती हूँ और सेक भी लेती हूँ। यूँ 20-25 रोटियाँ आसानी से बना लेती हूँ। शुरू-शुरू में तो रोना ही आ जाता था, कमर अलग अकड़ जाती थी। घर में अफ़राद तो हम 2 ही हैं, मगर ज़मीनों पर 6 नौकर हैं। खाना तीनों वक़्त घर से जाता है। बहुत सोचती हूँ फूप्पो हाथ बटा दें तो ये काम कितना आसान हो जाए। एक बार डरते-डरते कहा भी, फूप्पो ने घूर कर देखा। सारी उम्र ये काम अकेले ही किए हैं हमने। चले छुट्टी हो गई। आखिर रोते-धोते कहा, हाथ जलाते ये काम भी सीख लिया। फिर सफाई-सुथराई और वॉशिंग मशीन के मरहले से फ़ारिग हूँ तो फिर से दोपहर के खाने का वक़्त। जलता हुआ सूरज, तपती आग और मैं। मुफ्त की नौकरानी मिल गई ताई को। रिफ़्फ़त हँसती।
और वो भी बेज़ुबान किस्म की, कभी ताई के सेन में झाड़ू तक ना दी। कभी औरतें आती थी, किसी ने झाड़ू दिया, सँभाल लिया, कोई आटा गूँथने लगी, आनन-फानन सब काम हो जाते थे। ताई तो चुदराहन थी, अब भी है, और आप? वो हँसती चली जाती, मैं लब खींच कर रह जाती। मम्मी कहती थी, तुम्हें वहाँ बहुत मुख्तलिफ माहौल मिलेगा, मगर इस माहौल को अपनाने की कोशिश करना। शादी के इब्तदाई चंद साल बहुत मुश्किल मगर बेहद अहम होते हैं। ये अरसा हौसले से गुज़ार दोगी तो बाकी वक़्त तुम्हारा होगा, और मैं शायद अपना हौसला आज़मा रही हूँ। अक्सर सोचती हूँ ज़ुबैर से सिलसिले में बात करूँ, फिर सोचती हूँ बहुत गैर अहम सी बातें हैं। घर के काम तो यूँ ख़त्म हो ही जाते हैं, लेकिन आज एक बहुत अजीब-सी बात हो गई। कल सारे काम समेट कर मैं बरामदे में आ बैठी। दोपहर के खाने का वक़्त था। औरतें 1.5-2 घंटे की छुट्टी करती थी। बस अम्मा नज़ीरा रह जाती। वो अपने रशाज़दा हाथों से पिटियाँ चुनती रहती और फिर यूँ ही दोपहर ढल जाती। उनके चेहरे की लातदार झुर्रियों में बरसों का सफ़र करती थी। फिर फूफो बाहर जा रही थी और जाते-जाते कभी नहीं बताती थी कि कहाँ जा रही हैं, मगर उस दिन पलट के आईं। मैं ज़रा फ़ातिमा की तरफ जा रही हूँ। जी, मैंने इस बात पे सर हिलाया। ये नज़ीरा रोटी माँगेगी, मत देना। आदत पड़ गई इन कमियों को यहीं से खाने की। फूफो कहकर चली गई। अब मेरी ज़रूरत नहीं थी कि अम्मा नज़ीरा को रोटी दे देती, मगर इनकार कैसे करती। मैं बैठी जलती कुड़ती रही। तभी अम्मा नज़ीरा कमर पर हाथ रख कर खड़ी हुई। मैं भी खड़ी हो गई। मैंने सोचा कमरे में चली जाऊँ, इनकार की अज़ियत से बच जाऊँगी, मगर उन्होंने पकार ही लिया। वही सवाल कर रही थी, रोटी होगी? मैं शशोपंज में खड़ी थी। मेरे हक़ में बावर्ची खाना था, जिसमें से ताज़ा रोटियों की सूंधी महक आ रही थी। अम्मा, रोटियाँ तो ख़त्म हो गई, कहूँ तो बना दूँ? मैंने दिक्कत कहा था। ना दिए, अब कहाँ चूल्हा गरम करोगी? वह झुकी-झुकी कमर के साथ बाहर निकल गई। मैंने दामद में घिरी रही। अपनी बुज़दिली पर गुस्सा भी आया। एक रोटी लपेट कर दे देती, अम्मा घर जाकर खा लो, मगर फिर फूफो का क्या होता? उन्हें पता चल जाता तो साफ कह देती, तुम्हारे बाप का माल है जो यूँ लुटा रही हो। मैं सारा दिन मुझे बेचैनी लगी रही, लेकिन अगले दिन मेरे वजूद ने हिलने से इनकार कर दिया जब फूफो ने ताज़ा पराठा बनाया और चाय का प्याला भरकर अम्मा नज़ीरा को दे दिया। अम्मा नज़ीरा एक तवातर से उन्हें दुआएं देती रही थी। शायद आपके पेपर क्या शुरू हुए, गोया भूचाल आ गया, खाना-पीना सब भूल गई। बहुत सा पढ़ने वाला बाकी था, सो अब हाथ-पाँव फूल रहे थे। नहीं याद होता तो सायरा की गोद में सर रख के रो पड़ती और दूध में बादाम घोलकर पिलाती। ज़रा आपको कोफ्त होने लगती। उसका गैर संजीदगी लाउबाली अंदाज़ बात-बात पे रो देना चिढ़ होने लगी थी। लड़कियों को ज़िम्मेदार, संजीदा और बोल्ड होना चाहिए। शाबी को बसूरतें देखकर उसने सोचा, आज उसका पेपर था। नाश्ते की मेज़ पर भी वो किताब समेत मौजूद थी, रोमिया की तरह। उसे अचानक ख़्याल आया तो वह चौंक सा गया। हाँ, रोमिया की तरह खूबसूरत, बोल्ड और शौख़। आंटी बहुत दुआ कीजिएगा, शाबी कह रही थी। नजमा स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसे ढेरों हदायत देकर स्कूल चली गई। मरियम ने उसके कपड़े इस्त्री किए, फ़िज़ा ने रोल नंबर स्लिप, पेन और दीगर चीज़ें पूरी कर दी थी। ज़रा बेटा शाबी को छोड़ आओ। सारा ने कहा, मैं? वो कुछ मुतज़्ज़िब हुआ। हाँ, जुनैद तो सुबह ही निकल गया है, वापसी पर ले लेगा। वैसे मैं खुद भी जा सकती हूँ, ड्राइविंग आती है मुझे। उसे मुतज़्ज़िब देखकर शाबी ने जताया, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? ज़रिया ने पलट कर देखा। उफ़, मेरी स्लिप ये रही। फ़िज़ा झुँझलाकर बोली। ज़रिया ने चाबियाँ उठा ली। ज़रा जल्दी निकलो। एक तो ये भी जुनैद भाई की दूसरी शक्ल है। सब चीज़ें सँभालती हुई पीछे भागी। हाय की आज़ाद पर ज़रिया पलटे बगैर बता सकता था कि कहीं ठोकर लगी होगी। एक तवील सा लेकर पलटा, सफ़ेद चूड़ीदार पजामे, ऑरेंज शर्ट, दुपट्टा जिस पे सफ़ेद फूल कड़े हुए थे, नाज़ुक सी चप्पल, शादाब चेहरे पर घबराहट के रंग, और सब कुछ समेत ही गाड़ी में आ समाई। जब तक गाड़ी रोड पर आई, वो कांधों तक चंद नोट्स फैलाए मुनहमिक थी। हल्की सी बड़बड़ाहट गाड़ी की खामोश फ़िज़ा में नन्हे शिगाफ डालने लगी। माहिर मुआशियात, बाउल आज़माइश की माकूलियत, रिलायबिलिटी। पाकिस्तान में ज़रिया के साम पर झंझलाहट सवार हो रही थी। वही कोफ़त और बेज़ारी जो पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा था। 1947 में वो हर सफ़े पर सस्ती सी निगाह दौड़ा रही थी। तभी ज़रिया ने उसके हाथों से नोट्स खींचे और अकब में उछाल दिए। शाबी ने बौखलाकर उसे देखा। पेपर से चंद मिनट पहले खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हैं। जो कुछ तुम पढ़ रही हो, क्या समझ में आ रहा है? उसका मद्दम लहजा और संजीदा हो गया। हाँ, मुझे 2 सवाल देखने हैं। ज़रिया ने कोई जवाब ना दिया तो बस दिल ही दिल में उसे कोसती सीधी हो बैठी। गाड़ी कॉलेज के दरवाजे के सामने रुकी तो वो उतरते रुक गया। ये तो ले लो। ज़रिया बाहर निकला, पिछला दरवाज़ा खोलकर बिखरे नोट समेट के उसके हाथ में दिए। वो हवा में तेज़ी आ गई थी। वो बड़ा
नोट्स पकड़कर भागी, फिर रुक गई। मौसम ख़राब हो रहा है, जुनैद भाई से कहिएगा वापसी पर ज़रूर पिक कर लें। ज़रियाब ने हल्का इस बात में सर हिला दिया। गेट पर ही फौजिया मिल गई। पेपर की तैयारी पहले ये बताओ आई किसके साथ हो? फौजिया के लहजे में इश्तियाक ही इश्तियाक था। कज़न है मेरे। उसे पेपर की बड़ी थी और अफरा तफरी में जवाब दिया। क्या शानदार बंदा है। फौजिया के लहजे में ऐसा कुछ था कि उसने पहले फौजिया को पढ़कर ज़रियाब को देखा। स्याह बादलों या आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था। एक पल को उसे लगा कि इर्द-गिर्द की हर चीज़ गायब हो गई है। बस सर पर झुका स्याह बादलों से ढका आसमान, बुलंदो बाला झूमते दरख्त और इस तमाम पस मंजर पर छाता ज़रियाब मुर्तज़ा हमदानी। स्याह पैंट और स्याह हाफ स्लीव की शर्ट में उसका दराज कद कुछ और नुमाया हो रहा था। शाबी के यूँ देखने पर वो गाड़ी में बैठे बैठे रुक गया। हल्के से सर के इशारे से उसका मसला भी पूछा। शाबी ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया और पलट के बेहद तहय्युर से फौजिया से कहने लगी, कमाल है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कज़न इतने हैंडसम है। तुम्हारे नज़दीकी नज़र खासी कमज़ोर वाक़या हुई है। दोनों हंसते हुए अंदर चली गई। वापसी पर ज़रियाब को ही आना पड़ा। जुनैद मसरूफ़ था। शाबी का मुरझाया हुआ चेहरा बता रहा था कि पेपर की कैसा था। ज़रियाब को लगा उसने पेपर के बारे में पूछ लिया तो वो अभी रो देगी और पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। रिज़ल्ट उसके चेहरे पर लिखा था। सारा रास्ता बेहद खामोशी से कटा। गाड़ी रुकते ही वो अंदर भागी और बगैर इधर उधर देख के सीधे अपने कमरे में। इसे क्या हुआ? सारा ने ज़रियाब से पूछा। वह कंधे उचका कर रह गया। मैं देखता हूँ। अजीम सीढ़ियाँ चढ़ गया। यकीनन पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। वो बड़बड़ाई। वो कारपेट पर बैठी, बेड पर दोनों बाजू पे चला छुपाए रारों कतार रो रही थी। अजीम बेड पर बैठ गया। अच्छा, इसमें रोने की क्या होगा? तसल्ली देने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आशिकी से उसके बाल सहलाए। और ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, तकरीबन हर साल यही तो होता है। अब तो सब आदी हो गए, तुम्हें भी हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सप्ली आ जाएगी। कोई बात नहीं, दोबारा दे लेना। आखिर बीए में भी तो ये सब इस पंजाबी फिल्म के विलन की वजह से हुआ है। वो सर उठाकर फट पड़ी। कल तुम लोगों ने पंजाबी फिल्म देखी थी? अजीम ने तासुब से सर हिलाया। चिच, ये तो होना ही था। तुम्हारे इस दरियाब भाई की बात कर रही हूँ। हैं इनका क्या कसूर? वो तो कुछ खुदा का खौफ करो, हॉलीवुड का हीरो है। उर्दू तो बंदा हीरो है। बंदा तस्लीम भी कर ले। पंजाबी फिल्म और वो भी विलन, तुम्हें पता है अजीम वही सवाल आया है। अगर वो मुझे पढ़ लेने देते तो। बाकी 4 सवालों का क्या हुआ? उसने तो मुबीम मुतबस्सिम निगाहों से पूछा। 3 तो मैंने लिख दिए और चौथा उसने फाइल से पेपर खींचा। ये सवाल तो मुझे आता था मगर ये वहाँ नहीं था। अब ये पेपर में है, जबकि ये कमरा इम्तिहान में मुझे नज़र ही नहीं आया। हालांकि ये मुझे आता था। वही पेपर को पूरा ना पढ़ने की बीमारी। अजीम उसे देखता रहा, फिर से रो रही थी और बार बार सवाल पढ़ रही थी। इसके होंठ फैले। उसने सबकी कोशिश की मगर दूसरे ही पल मुँह पर हाथ रखता पीछे को उलट गया। उसके कहकों से कमरा गूंजने लगा। 17 सितंबर 2002। आज ज़ुबैर ने एक बहुत बड़ी अजीब सी बात कही। मैं हक्का बक्का उन्हें देखती रही। आज वो लॉन के सूट पीस लेकर आए थे, 2 मेरे और 2 पुप्पो के लिए। बहुत खूबसूरत कलर, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। ज़ुबैर की चॉइस वाकई बहुत आला थी। मुझे पता था आज ज़ुबैर को आना, इसलिए मैंने सारा काम पहले ही समेट लिया। कुछ अच्छी अच्छी सी डिशेज़ बनाकर फ्रीज़ कर दी। पुप्पो के सर में शदीद दर्द था। वो सारा दिन कमरे में ही बंद रही। मैंने 1-2 बार पूछा कि खाना ला दूँ या कुछ और है और बना दूँ। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुँह से कुछ नहीं बोली। कभी-कभी उनका रवैया वाक़ई बहुत अजीब हो जाता था। वो इतनी अजनबी बन जाती कि ज़रा मज़ीद बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। शाम ढलने लगी तो मैंने एक दफ़ा फिर सुर्ख़ फ़र्श पर गीला कपड़ा फेर दिया। सुर्ख़ फ़र्श मज़ीद सुर्ख़ हो गया। स्तून से लिपटी बेलें भी धो डाली। सुर्ख़ फ़र्श के पस मंज़र के साथ इसका सब्ज़ रंग कुछ और निखर आया था। ये बेल मेरी फ़रमाइश पर ही ज़ुबैर ने लगाई थी, मगर जब शादी के बाद मुझे पता चला ज़ुबैर मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे, मुझे यहाँ गाँव में छोड़ के फूफो के पास रहना होगा, तो मैं फ़ितरी तौर पे परेशान और हरासा भी हो गई थी। गाँव का माहौल और फूफो का मिजाज, मगर ज़ुबैर की मजबूरियाँ भी समझती थी। और फूफो के इकलौते बेटे थे। फूफो उनके जाने के बाद बिल्कुल तनहा हो जाती है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी तन्हाई बाँटूँ और उनका ख़्याल रखूँ। और मैं अब तक यही सोचती हूँ कि मैं ये सारे काम किस तरह करूँ। वो तो घर में होती ही नहीं और अब जब होती हैं तो अपने कमरे में बंद। कभी दिल अकड़ा के उनके पास जा बैठूँ तो यूँ लगता है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। उनके चेहरे के तासुरात इतने बर्फीले होते हैं कि मुझे उठना पड़ता है। और अब मैं सोचती हूँ कि मेरा ख़्याल कौन रखेगा? मेरी तन्हाई कौन बाँटेगा? बात न जाने कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं तो उस दिन का ज़िक्र कर रही थी जब ज़ुबैर को आना था। और वो बेल तब वो बेल वही ज़ुबैर ने लगाई थी और मैं कितने दिन उनसे कह चुकी थी कि घर में कुछ फूल-पौधे तो होने ही चाहिए। जब बहुत याद आऊँगा तो उसे पानी देना और इससे मेरी बातें करना। उनके शदीद लहजे पर मैं चिढ़ सी गई। भला ये बेल उनकी नेमोर बदल हो सकती है? ये बेल उनकी नेमोर बदल नहीं थी। मगर उनके जाने के बाद मैं वाक़ई उससे बातें करने लगी थी। ज़ुबैर की बातें और बहुत सी ऐसी बातें जो मैं ज़ुबैर से भी नहीं कर सकती थी। चंद महीनों में ये बेल बहुत फैल गई थी और अब तो उस पर सफ़ेद फूल भी आने लगे थे।
खैर इससे फ़ारिग होके मैंने नहा के वो पिंक सूट पहना जिस पर रेशम के फूल बने थे और मम्मी ने मुझे दिया था। हल्की लिपस्टिक, हल्की सी हमरंग ज्वेलरी पहनकर मैं तैयार हो गई थी। बहुत देर इधर-उधर टहलने के बाद मुझे एहसास हुआ फूफो जाली के दरवाज़े के कब से बार-बार झाँक रही हैं। मुझे शर्म सी भी आ गई, ऐसी भी क्या बेताबी। मैं कमरे में आकर मैगज़ीन खोलकर बैठ गई, इंतज़ार करने लगी। करते-करते न जाने मुझे ऊँघ सी आ गई, शायद सारे दिन की थकावट का असर था और जब आँख खुली तो बाहर तो ज़ुबैर की आवाज़ आ रही थी, "अरे! ये कब आए?" मैं हड़बड़ाकर उठी, बाल उलझ से गए थे, जल्दी-जल्दी ब्रश करके चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई बाहर आ गई। ज़ुबैर शिकंजी पी चुके थे, जो कि मैंने बनाकर फ्रिज में पहले ही रख दी थी। खाली जग सामने पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम मैंने आहिस्ता की मगर खुशदिली से कहा। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर ने नज़र भर के मेरी तैयारी को देखा मगर चेहरा संजीदा ही था। खाना लगाऊँ? नहाकर खाऊँगा। मैं फूफो के पास बैठ गई। चारपाई पर कुछ सूट पड़े थे। ये 2 तुम्हारे और 2 अम्मी के। ज़ुबैर ने आहिस्तगी से कहा। बहुत खूबसूरत है ना फूफो? मैंने खुश होकर तायीद चाही। फूफो ने हल्की सी मुँह पर इत्तेफ़ाक किया। मुझे एहसास हुआ माहौल में कुछ कशीदगी सी है। फूफो खुलकर बात नहीं कर रही थी बल्कि वो ज़ुबैर से कोई बात करती भी थी तो इतनी आहिस्ता कि इतना करीब होने के होते हुए मेरी समझ में कुछ ना आता था। ज़ुबैर की निगाहें बार-बार मेरी तरफ उठ रही थी मगर इन निगाहों में मेरे लिए ना कोई पैगाम था ना वारिफ़्तगी। मैंने कुछ उलझ के फूफो की तरफ देखा। वो न जाने किस सोच में डूबी थी। मैं बेइख्तियार कह उठी, "अरे फूफो आपने कपड़े नहीं बदले।" हालाँकि मैंने दोपहर में कपड़े इस्त्री करके बाथरूम में लटका दिए थे। अब बदलूँगी। उन्होंने अब पर ज़ोर दिया तो ज़ुबैर उनका हाथ थाम कर उनकी पुष्ट पर बोसा दिया। "अम्मी पहले नहा लें।" फूफो ने बेहद प्यार से ज़ुबैर के सर पर हाथ फेरा। वो नहाने चली गई। मैं दानिस्ता सूटों की तरफ मुतवज्जो हो गई जब ज़ुबैर ने वही बात की। "अम्मी का ख़्याल रखा करो नायाब। रखती तो हूँ।" अम्मी का ख़्याल रखा करो नायाब, रखती तो हूँ, कामों में उनका हाथ बटाया करो, पास बिठाकर बातें किया करो। ज़ुबैर कुछ कह रहे होते और मैं हक्का-बक्का उन्हें देख रही थी। "पप्पा ने आपसे कुछ कहा?" "नहीं, लेकिन क्या मुझे खुद एहसास नहीं हो सकता?" वो उठ अंदर चले गए। "क्या एहसासात?" मैंने परेशान से होकर सोचा, वहीं बैठकर अपना मुहासबा करने लगी। कहाँ कोताही हुई, कहाँ कमी रह गई? ऐसा क्या हुआ कि ज़ुबैर ने ये सब कुछ कहा? कुछ समझ में नहीं आता था मगर बहुत सी सियासी बातें ज़रूर गिरफ्त में आने लगी थी जो इससे पहले मैं नज़रअंदाज कर देती थी। छोटी-छोटी बातें नज़रअंदाज कर देना ही अच्छा है मगर अब इसलिए मैं बहुत कुछ समझ में आ रहा था। अरे! मैं अहमक ही रही, इतना अरसा ये भी ना समझ सकी कि जब मर्दों के घर आने का वक़्त हो तो चेहरे पर थक्कन और मलगज़े लिबास में खुद को बेहद मसरूफ़ साबित करना चाहिए तो उस और समझ भी कैसे सकती हूँ। मैंने तो हमेशा मम्मी को सच समझ कर पापा का इस्तकबाल करते देखा था और पापा का शरीर सा अंदाज़ सारी थकन उतर गई। जिस दिन ज़ुबैर के आने का वक़्त था मैं साफ़-सुथरे लिबास में खुशबू में बसी उनकी मुंतज़िर होती और इतना गौर भी ना कर पाया कि सारा दिन फ़ारिग रहने के बाद भी फूफो का इस वक़्त कोई ना कोई काम क्यों सूझ जाता था मगर ज़ुबैर तो देखते थे और जब भी घर आते माँ थकन-ज़दा चेहरे के लिए मसरूफ़ नज़र आती, कभी सीढ़ियाँ धोती, कभी बर्तन तो कभी कोई ना कोई कपड़ा सरफ़ में भिगोए और यकीनन वो दिल ही दिल में ममनून हो जाते थे कि उनकी शहरी बीवी को ऐसे कामों की आदत नहीं है। माँ ने अपनी बहू का बहुत ख़्याल रखा है। अगर कभी दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहा भी तो मैं समझी बस यूँ ही ताकीद के लिए कह रहे हैं और अब अगर मैं इन सब से ये कहूँ तो क्या वो मेरी बातों का यकीन कर लेंगे? इससे आगे बस कुछ आड़ी-तिरछी लकीरें खींची गई थी। शाबी के पेपर ख़त्म हुए तो जहाँ उसने सूखा साँस लिया वहाँ बाकी सब घर वालों ने भी कलमा शुक्र पढ़ा। शाबी इस बात पर अड़ी फिर रही थी कि बाकी के सारे पेपर ख़िलाफ़े तवक्का अच्छे थे। सुबह जल्दी उठने की आदत तो थी ही, अज़ीम को लेकर टहलने के लिए निकल जाती। वापसी पर नाश्ते की ज़िम्मेदारी नजमा ने उसी के सुपुर्द कर दी थी। बेटियों के सारे लाड उठाने के साथ-साथ वो शुरू से उन्हें घरेलू कामों में भी लगाए रखती थी। नाश्ता बनाकर सबको देने के बाद वो टीवी के सामने बुर्रजुमान होती, नाश्ता करती, अखबार चाटती, मूड होता तो मुलाज़िमा के सर पर खड़ी होकर सफाई करवाती वरना चैनल बदलते रहती। मुलाज़िमा के ऐश होते। सायरा दोपहर के खाने की तैयारी करती तो सब्ज़ी भी यहीं काटी जाती, बातें भी हो जाती और टीवी भी देखा जाता। उनकी बातों में सादगी और बेसाख्तगी होती। सायरा तो मुस्कुराती रहती और दिल ही दिल में सोचती काश जुनैद मान जाता तो ये चहकती बुलबुल उनके आंगन की रौनक बढ़ाती रहती मगर जुनैद को वो बेवकूफ़ लगती थी। हालाँकि वो ज़रा सी लाओबाली थी, कुछ उम्र का तकाज़ा था, कुछ लाड प्यार की वजह से चंद साल गुज़रते ज़िम्मेदारी बढ़ती तो मिज़ाज में खुद ब खुद तब्दीली आ जाती मगर इन लड़कों को कौन समझाए, दिलों में छुपे ख़ुलूस और मोहब्बत नहीं जाँचते। उन्हें तो बस चटर-पटर बातें करती लड़कियाँ चाहिए, चाहे घर आते ही घर वालों को कोने में लगा दे। वो दिल महसूस कर रह जाती। ज़रा आपको सुबह जॉगिंग से वापसी पर नज़र आती थी, पसीना-पसीना चेहरा लिए अज़ीम से किसी बात पर झगड़ती हुई फिर टीवी के सामने चाय का कप हाथ में लिए सायरा को ड्रामे की पिछली किस्तों का खुलासा बाआवाज़ बुलंद सुनाती। दोपहर को लौटता तो रसाला हाथ में होता, वहीं लाउंज में बराजुबान सेब खा रही होती, सायरा किचन में होती। ज़रा आपके ऊपर भी अच्छा खासा बुरा इंप्रेशन पड़ा था। नालायक खाने की और टीवी की शौकीन, बातें बनाने में माहिर। अब अगर लंच पर साया सबको बता रही थी कि ये दम के कबाब और सालन शाबी ने बनाए हैं, तो ज़ियाब कुछ तो अंदर ही मुस्कुराया था। इस वक़्त रूमिया का फ़ोन आ गया, वो माज़रत करके उठ गया। सायरा ने ख़ासी तशवीश से उसे देखा
था। फिर नजमा से भी ज़िक्र किया, परेशान तो वो भी हुई थी। रोमिया और जरिया में जितनी तेज़ी से दोस्ती परवान चढ़ रही थी, सारे ख़ानदान में चहम गोइयाँ शुरू हो गई थी। 22 सितंबर 2002, तुम कुछ परेशान हो रुबाब? मैं ये जुमला सुनकर ज़रा सा रुक गया। आज बहुत दिनों बाद ज़ुबैर को मेरा चेहरा पढ़ने की फ़ुर्सत मिली थी। नहीं तो फिर चुप क्यों क्यों? अम्मी ने कुछ कहा? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं वार्डरोब से कपड़े निकाल कर बैग में भरती रही। शायद तो मेरे साथ खुश नहीं हो। न जाने ज़ुबैर को ये ख्याल क्यों आया। मैं ठिठक सी गई और बेख्तियार पूछने लगी, ये आपसे किसने कहा? तुम्हारे रवैये ने। उन्होंने अकब से आकर मेरे दोनों कंधों पर हाथ रख दी। मेरे रवैये को क्या हुआ? मैंने पलट कर कदे हैरत से पूछा। तो बेख्तियार मुझ पर झुक गई। इतनी नाजुक सी हो पर दिल गोया पत्थर का पाया है। अब तो बस यूं ही, कभी तो अपने दिल की बात बताया करो। अब तो आप जा रहे हैं। वो भी मेरे लहजे की उदासी महसूस कर गए थे, इसीलिए उदास हो मैं खामोश रही तो झिंझला गए। एक तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मामी ने तुम्हारी तबीयत किस तरह की है? मजाल है कि कभी कोई बात खुलकर बताओ। उदासी है तो तुम्हारे अंदर बसती है। परेशान हो तो गुमसुम हो जाती हो। खुशी का इजहार महज तुम्हारी एक मद्दम मुस्कान से होता है। यार खुलकर कहा करो, खुलकर हंसा करो। सर्दियों की बारिश की तरह बस किनमिन किनमिन करती हो। कभी तो सावन का बादल हो जाया, कभी तो खुलकर सैराब करो। वो झिंझलाकर कहते-कहते शौक हो गए। मेरा मिजाज ही ऐसा है। मेरे लहजे में बेबसी थी। तो बदलो इस मिजाज को। उदास हो तो कहो तुम उदास हो, इससे क्या होगा? शायद तुम्हें साथ ले जाऊं तो फिर मुझे साथ ले जाए। मैंने और वो जो बहुत लाइट से मूड में थे, मेरे संजीदा लहजे पर ठिठक कर देखने लगे। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है? मैंने बड़ी मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया। अब उन्हें और क्या बताती कि इस बार उनका जाना मेरे अंदर कितनी गहरी उदासी बो रहा है। मुझे लगता है मैं अंदर से खाली हो रही हूँ। और वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ रुबाब, मम्मी की नेचर वो ज़रा और तरह की है। उनका रवैया तुम्हारे साथ रवायती सास वाला है, लेकिन खुद को उनकी जगह रखकर सोचो। मैं उनकी उम्र भर की कमाई हूँ। बेवी के बाद जिस तरह उन्होंने ज़मीनों का सारा निज़ाम सँभाला, जिस तरह मेरी तालीम और तरबियत की, मेरी मामी ने तुम्हें बताया ही होगा। हाँ, मम्मा ने मुझे बताया तो था। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने मेरे लिए, और अब मुझसे अगर कुछ उम्मीद रखती हैं तो क्या मैं उनकी उम्मीद तोड़ दूँ? रुबाब, उन्हें हमारे बच्चे की हमसे ज़्यादा खुशी है। मैंने उनसे दबे लफ्ज़ों में कहा था, मगर वो बेबसी से कंधे झुकाकर रह गए। उनके ख़्याल में अब तुम्हें लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए। अभी बहुत वक़्त है ज़ुबैर। हाँ, मगर अम्मी, पता नहीं ज़ुबैर इस मुकाम पर आकर इतने कमज़ोर क्यों जाते हैं? मैं समझ नहीं पाती। और ज़ुबैर कहते हैं, जब तुम्हारा बच्चा गोद में आएगा तब तुम इस जज़्बे को समझ सकोगी। शायद वो ठीक ही कहते हैं। जाने से कब उन्होंने वादा किया वो हर हफ़्ते फ़ोन किया करेंगे। एक तो ताया जमील के घर फ़ोन सुनने जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने फ़ोन लगवाने की बात की तो फूफो ने तड़क कर कहा था, कम से कम तुम इस घर को बदलने की कोशिश मत करो। ज़ुबैर ने मेरा हाथ दबाकर चुप रहने को कहा और चले गए। और मेरा कमरा कितना वीरान और सूना लग रहा है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। मुझे अभी से उनके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा है। पागल हूँ ना? अभी तो वो रास्ते में होंगे। सारा बहुत दिनों से महसूस कर रही थी, नजमा कुछ चुप-चुप सी है। इस वक़्त भी मटर छीलते-छीलते न जाने किस सोच में डूबी थी। इतवार का दिन था, इसलिए लाउंज आबाद था। लड़कियाँ टीवी लगाए अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थी। बातें भी हो रही थी, रिसाले भी खंगाले जा रहे थे। सायरा भी सब्ज़ी वही ले आई। कुछ परेशान सी हो लगती हो। खैरियत? हाँ, खैरियत ही है। स्कूल तो ठीक जा रहा है? हाँ, बस यूँ ही। लगता है थकने लगी हूँ। थकन कैसी? सारा ने हैरत से उन्हें देखा। बहुत भाग्यवान है औरत जो अपने शौहर के हाथों जिसको शौहर के हाथों कब्र की मिट्टी नसीब हो। उन्होंने एक सर्द आह भरी। नजमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फितरी तौर पर सारा परेशान होगी। नजमा जैसी मजबूत असाब की औरत के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर उन्हें धचका सा लगा था। तो बच्चियों के साथ बेबी की का ये तवील अरसा जिस हिम्मत और हौसले से उन्होंने गुजारा था, वो काबिल तहसीन था। अरे तुम तो यूं ही घबरा गई सारा, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। रुबाब याद आ रही? हाँ, ध्यान तो सारा उसी की तरफ लगा रहता है। उसकी हालत जो ऐसी है, सोचती हूँ तो जाकर ले आऊँ। कल जुबैर का फ़ोन आया था, रुबाब उसके साथ नहीं जा रही, और वो अपनी नंद के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए परेशान सी हो गई थी। सोचना नहीं है अम्मी सोचना नहीं है मम्मी, बस ले आइएगा। कितना अरसा हो गया उन्हें यहाँ आए हुए, लगता है भूल ही गई हैं। शादाब के कानों में आवाज़ चली गई थी। अभी 3 माह पहले ही तो आई थी, सारा ने कहा। 3 माह कम होते हैं आंटी। वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अल्लाह करे उसे वहाँ इतनी मोहब्बत मिले कि वो सचमुच हमें भूल जाए। सारा मुस्कुराई। ख्वामख्वाह अगर ऐसा हो तो मैं उनसे खूब लड़ूंगी। फिजा उछल पड़ी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि चंद माह के बाद हम खाला बन जाएगी। कितना मज़ा आएगा। मरियम की उंगलियों में नन्हे मुन्ने वजूद को गुदगुदी करने की ख्वाहिश जागी तो वो तो बच्चों की दीवानी थी। और मम्मी नानी बन जाएगी। इतनी यंग सी नानी कैसी लगेगी? शादाब ने उनके गले में बाहें डाल दी। फजूल मत बोलो। वो ज़रा सा मुस्कुराई। मम्मी, अगर पुप्पो ने बाप को ना आने दिया तो? शाबी ने खदशा ज़ाहिर किया। तो ऐसी सूरत में मैं क्या कर पाऊँगी? ज़बरदस्ती ले आएगा। फिज़े की सोच उसकी इसी की तरह लाओबाली थी। हो सकता है वो चाहें कि पहला बच्चा वहीं पैदा हो। मम्मी ने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। ख्वामख्वाह सारा ने दखल दिया। पहला बच्चा हमेशा माँ के घर ही होता है, यही रस्म है। पता नहीं वहाँ रिबाब का कोई ख्याल भी रखता होगा या नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो शाबी? वो कोई गैर तो नहीं, तुम्हारी पुप्पो का घर है। इतनी प्राउड सी है पुप्पो। शाबी ने मुँह बनाया। तो
तो और क्या बरी दिखाते हुए देखा था किस तरह की चीज़ की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही थी। हालाँकि रुबाब ने अपने अपने कपड़े कितने खूबसूरत और नफ़ीस बनाए थे। तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मम्मी बेचैन सी होगी। चीज़ों से क्या होता है? बरतना और सहना तो लोगों का होता है। और शाबी बेटा ये तो हम सब मानते हैं और जानते हैं कि ज़ुबैर को देखकर ये तो हम सब जानते हैं और मानते हैं कि ज़ुबैर को धोकर किया गया था। रुबाब को अगर कोई तकलीफ़ हुई तो क्या हमें नहीं नहीं बताती? बाज़ मामलात में रुबाब बहुत गहरी है, वो अपना आप किसी से नहीं कहती। पापा की डेथ का सबसे ज़्यादा असर उसी उन्होंने लिया था। पापा उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी उनके बगैर एक पल नहीं रहती थी। मगर मजाल है उन्होंने पापा के मतलब कोई बात हमसे की हो, सब दिल में छुपा लिया था। शायद भी संजीदा सी होगी और वो ज़ और वो ज़्यादा आपी भी आई भी तो नहीं है। मेरी फ्रेंड की बहन शादी हुई है तो हर हफ्ते मेके में मौजूद होती है और रुबाब तो सिर्फ़ चंद दिनों दफ़ा ही आई है, वो भी ज़ुबैर भाई के साथ रहने को तो एक दफ़ा भी नहीं आई। फ़िज़ा ने कहा था, वो दूर भी तो है। नजमा ने कमज़ोर सा दिफ़ा किया। वीज़ा तो नहीं लगता। शाबी ने जिरा की ख़त्म करो बस, ख़्वाम-ख़वाह बात को तूल दे रहे हो। इतना नहीं कि आज छुट्टी का दिन है तो किचन में माँओं का हाथ ही बटा दो। बेटियाँ जवान होती हैं तो माएँ हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती हैं और यहाँ अभी तक नवाले मुँह में देने पड़ते हैं। सारा ने मौज़ू बदलने के लिए उन्हें लिताड़ कर रख दिया। ये बात है, मरीम को जोश आया और अब आप लोग यहीं बैठिए, आज रात खाना हम बनाएँगे। उन्होंने टोकरी उठाई और शाबी फ़िज़ा के साथ किचन में चले गए। सायरा ने मुस्कुराकर नजमा को देखा। अच्छा खामख़्वाह ऐसी शक्ल बनाकर मुझे भी परेशान मत करो। किसी दिन चक्कर लगा आना, बल्कि फ़ोन पर बात करो, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। 26 सितंबर 2002। आज मम्मी का फ़ोन आया। क्या चीज़ होती हैं ये माएँ भी, इतना दूर बैठकर भी पता चल जाता है कि मैं उदास हूँ। बार-बार पूछ रही थी, तुम खुश हो ना? मैं कह ना सकी माँ, ज़िंदगी मुश्किल सी लगने लगी है। बस कुछ कह दिया कि बहुत खुश हूँ। कैसी शफ़ाफ़ आईने जैसी ज़िंदगी थी, मुरब्बत और हusन अख़लाक़ यही सिखाया था माँ ने और यहाँ हर रोज़ एक नया सबक सीखती हूँ। हर रोज़ एक नया चरका लगता है। कैसे कह देती माँ तुमसे गलती हो गई, रवायती माँओं की तरह। बस यही देखा कि लड़का अपना है, अच्छी जॉब पर है, बस नहीं देखा तो ये कि माहौल कितना मुख्तलिफ है, मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँगी या नहीं। ज़ुबैर बहुत अच्छे हैं मगर मेरे पास नहीं है। तब तो पुप्पो भी एक ही बात कहती थी, जहाँ ज़ुबैर जाएगा रुबाब भी वहीं जाएगी। और माँ तुम भी इनकी बातों में आ गई कि सास के दिल में इतनी गुंजाइश होगी कि अपने बहू को इतने ऐश करवाए। मुझे यहाँ रहना बुरा नहीं लगता, ये मेरे ज़ुबैर का घर है। मुझे पाँव भर ज़मीन भी तो मिलती। मैं तो इस घर में अजनबी की तरह रहती हूँ। इस घर को मेरा घर नहीं बना सकी तो मुझे इस घर का एक फ़र्दी तस्लीम कर ले। मुझे तो यहाँ इस बात की भी इजाज़त नहीं कि अगर मेरा अंडा खाने को जी चाहता है तो मैं अपने लिए अंडा ही बना लूँ। ये गाँव है और मैं हैरान हो के गाँव के लोगों की वही मखसूस सादा फ़ितरत और मासूमियत ढूँढती हूँ, जिसके बारे में बहुत सुना और पढ़ा था। यहाँ के लोग बहुत फ़ारिग हैं। हर कोई तंज के तीर चलाने का आदी है। मेरे हर अमल को अपनी-अपनी ज़हनियत के मुताबिक परखा जाता है। मेरी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है और फिर आपस में तज़किरे खुसर-फुसर। झाड़ू देखिए किस तरह पकड़ती है। नंबरदारों की बहू तो सोई रहती है। घड़ी भर का काम भी जुर्म हो गया। एक तपती दोपहर में मेरा दिल पेप्सी पीने को चाहा तो मैंने एक बच्चे को के हाथ पेप्सी मंगवा ली। घड़ी भर में 10 औरतों ने आके पूछा कोई मेहमान आया है? नहीं तो अभी सोडे की बोतल। वो तो खाला मैंने पीनी थी। अपने घरों में 10-10 बोतलें पीने वाली रुबाब जब जब उन्हें हैरत से बताती तो उनकी आँखें खुल जाती और ज़रा सी देर में बोतल पूरे गाँव में नशर हो जाती। नंबरदारों की बहू सोडे की बोतल। हाँ, अभी शहर की जो हुई, शहर वालियों के चस्के, वरना होता क्या इन बोतल में सवाए निरी गैस के। मैदे का बिगाड़। ये 10 रुपए की बोतल मेरे लिए इल्ज़ाम ही बन गई। कोई और होती तो शायद ऐसी बातों को ख़ातर में भी ना लाती, मगर मम्मी मैं परेशान हो जाती हूँ और वो बात ही छोड़ देती हूँ। फिर भी पता नहीं चलता कब, कहाँ और क्या हो रहा है। मैं किसी से हँसकर बात कर लेती हूँ तो फूफो को एतराज़ होता है। इन कमियों को मुँह नहीं लगाते, सर पर चढ़ जाते हैं। नज़रअंदाज करूँ तो लोग मगरूर कहते हैं। मैं अभी तक फूफो की डबल क्रॉस वाली आदत को समझ नहीं पाई। और वो रिफ़्फ़त है ना, चाचा सलीम की बेटी, किसी मज़े से कहती है। इसीलिए तो कहते हैं सिर्फ़ तालीम ही काफ़ी नहीं होती, तरबियत भी ज़रूरी है। और वो भी जो हमारी माएँ करती हैं, शौहरों को काबू, नंदों को ठिकाने लगाना और सास को नाको चना चबवाने की। और आप सदा की बुज़दिल और फ़ौरन डर जाने वाली। इसलिए तो ये हशर हो गया है आपका। जिस दिन लाहौर से आई थी तो 14वीं का चाँद की तरह चमकती थी और अब जुमला अधूरा छोड़कर वो मायूसी से सर हिलाने लगती है। मैंने आपकी तरबियत की लाज रखने की कोशिश की है, इस माहौल को अपनाना चाहा। मुझे तवे पर रोटियाँ पकानी नहीं आती थी, मगर मैंने गंदम की कटाई और कपास की चुनाई के मौसम में बिला नागा सोच से रोटियाँ पकाई हैं माँ। तुम मेरे हाथ देखो तो कभी यकीन नहीं करोगी, ये तुम्हारे रुबाब के हाथ हैं। माँ, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है और कोई नहीं कहता रुबाब ज़रा देर आराम कर लो।
सुबह ही सुबह नायला खाला का फ़ोन आया था लेकिन सभी निकल चुके थे। अज़ीम को सायरा बार-बार बाज़ार बुलवा रही थी, इसीलिए आज बतौर ख़ास कॉलेज से छुट्टी कराई गई थी। मरीम सुबह से कमरे में बंद अपना चेहरा मुख्तलिफ़ क्रीमों, लोशनों और घरेलू टोटकों से रगड़ रही थी। शाबी को की दौड़ पूरे घर में लगी हुई थी। फ़िज़ा ने इस मौके पर बहुत ज़रूरी टेस्ट का बहाना बनाकर अपना कॉलेज जाना नागुज़ीर साबित कर दिया। जानती थी कि घर में रही तो गन-चक्कर बन जाएगी। कम से कम शाबी का तो यही ख़्याल था। नजमा ज़रियाब जुनैद और ज़रियाब को लब तक आने का वादा किया था। वजह मरीम के रिश्ते के लिए आने वाले लोग थे। पसंद तो उससे पहले ही तकरीब में कर चुके थे। अब बाकायदा प्याम ले आए थे। सारा बुलाई-बुलाई थी। ताया जान से फ़ोन पर बात हुई थी। उन्हें लड़के और ख़ानदान के जुमला कवाइफ के बारे में आगाह कर दिया गया था। बज़ाहिर सब तसल्ली बख्शी लगता था। बाकी उन्होंने जुदैद से बहुत तफ़सीली बात की थी और दीगर मामलात हासिल करने का कहा था। जुनैद के ओके करने पर ही उन्हें घर आने की इजाज़त मिली थी। इसलिए सायरा चाहती थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए और सुबह जब मंगवाए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रही थी, नायला का फ़ोन आ गया। रिसीवर भी सायरा ही के पास था। हाल-चाल के बाद उन्होंने छूटते ही पूछा, "ये रोमिया कैसी लड़की है?" सायरा ठिठक सी गई, फिर सँभल कर कहा, "अच्छी लड़की है।" "अच्छा?" नायला को चुप सी हो गई। "क्या बहुत खूबसूरत है?" "खूबसूरत भी है और खूबसूरती को उजागर करने के तमाम गुणों से भी अच्छी तरह हँगा है।" "क्या मतलब?" "नहीं मतलब कुछ नहीं।" सारा फिर सँभली। कुछ अंदाज़ा भी हो रहा था वो क्यों पूछ रही हैं। उन्होंने मज़ीद कुछ कहने के बारे में सोचा मगर वो कोई बुराई करती तो हो सकता है उसे उसकी जेलसी समझा जाता और बहरहाल उन्हें अपने घर की लड़कियों की इज़्ज़त ज़्यादा अज़ीज़ थी। "तुम क्यों पूछ रही हो?" "बस यूँ ही ज़रियाब ने 1-2 बार ज़िक्र किया था।" साफ टालने वाला अंदाज़ था। "मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान आने का सोच रही हूँ।" सारा मज़ीद ठिठक गई। पहले ज़रियाब का और अब अचानक नायला खाला का प्रोग्राम बहुत खुशी की बात है। उन्होंने चंद लम्हे इधर-उधर की बातों के बाद फ़ोन रख दिया। अज़ीम ने जाने किस बात पर झगड़ रहा था, वो बेख़याली में पलट कर देखने लगी। "मेरे अच्छे से छोटे और प्यारे से भाई नहीं हो, सच्ची तुम्हारी बारी आई तो मैं इससे डबल वक़्त किचन में लगाऊँगी। बस 2 चीज़ें और ला दो सायरा आंटी।" "वो लिस्ट कहाँ है?" तेज़ी से आगे बढ़कर उन्होंने लिस्ट पकड़ी, उसमें 2-4 चीज़ों का इज़ाफ़ा किया अपने नाम की तरह शादाब, शगुफ़्ता, सादा और बेरिया चेहरा। मैं पहले भी 2-4 चक्कर लगा चुका हूँ। बस 4 और लगा दो, मेरा मतलब है बस 1 लगा दो। प्यार से उसकी थोड़ी पकड़ कर बोली। नजमा को बहुत दुःख होगा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। फिर बोझल दिल लिए किचन में आ गई। दोपहर तक सभी आ गए, तैयारी भी मुकम्मल थी। खुदा के लिए अब बस करो, पसंद कर चुके हैं वो तुम्हें। कमरे में आकर उसने दुहाई दी। वो वार्डरोब से बिना देखे एक-एक सूट घसीट कर बाथरूम में घुस गई। पागल को क्या पता एक तकीब में पसंद किया था, अब अगर मेकअप के बगैर देखा तो कहीं इनकार ही ना कर दें। मरियम ने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए लिपस्टिक उठाई और कपड़े बदल कर आई तो उसके अकब में खड़े होकर बालों से हेयर बैंड खींचा और सुलझाने लगी। बालों की ऊँची सी पोनी की शक्ल देखकर अतराह में 2-4 लटें निकाल कर उसने ने भी लिपस्टिक उठानी चाहिए मगर उसका हाथ मरियम ने जकड़ लिया और लगी घूरने। "क्या हुआ?" वह हैरान परेशान थी। "या तो तुम कपड़े बदलो या मेहमानों के सामने मत आना।" "कि ये क्या बात हुई?" बुरा मान गई। "तुम्हारा नाम आंटी ने बिल्कुल ठीक रखा है, शादाब। खुला हुआ गुलाब लग रही हो इस सूट में। कुछ पता नहीं चल रहा कपड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है, तुम्हारी जिल्द कहाँ पर ख़त्म हो रही है। और तुम्हें इस पिंक पिंक लिपस्टिक की ज़रूरत ही कहाँ है? तुम्हारे चेहरे पर तो अल्लाह ने कुदरती रंग भरे हैं। आँखें शराबी, चेहरा गुलाबी, होंठ सुर्ख़ इस पर गुलबास भी गुलाबी।" शाबी ने हँसते हुए उसे अकब से जकड़ लिया। "अब जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है उसे तो मैं नहीं छीन सकती वरना जिस तकरीब में उन्होंने तुम्हें देखा था वहाँ मैं भी मौजूद थी। उसके बावजूद मैं नहीं चाहती उनका इरादा बदल जाए।" मरियम ने उसे बालों से पकड़ कर बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। "तौबा है आजकल तो तुम्हारे मिज़ाज ही नहीं मिल रहे। मैं देख लूँगी तुम्हें मरियम।" वो चीखती और सीढ़ियाँ उतरने लगी मगर आखिरी सीढ़ी पर उसने बर वक्त ब्रेक लगाई। ज़याब अचानक ही सामने आ गया था। "गुड, ज़िंदगी में पहली बार तुमने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाई है।" फिज़ा ने दाद दी। ज़याब ने शायद पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। लबों पर जमी मखलूक थी, गुलाबी उंगलियाँ, बड़ी बड़ी आंखों पर लर्जा, लंबी घनी पलकें, शफ़ाफ चेहरे का सुर्ख होता रंग, हल्की घबराहट सर समाइज़ की। ज़रा ने पीछे हटकर उसे जाने का इशारा किया। वो तेज़ी से निकले लाउंज के सोफ़े पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गए। पसीना आया था या नहीं वो खामखा नेट के दुपट्टे से चेहरा साफ करने लगी। हाथ पाँव में सनसनाहट सी थी। फिज़ा ने न जाने क्या पूछा। उसे संभालने में थोड़ा वक्त लगा। न जाने मेहमान कहाँ रह गए लंच के दौरान की बजाय डिनर का इरादा रखते हैं। सारा बड़बड़ाने लगी। "आ जाएंगे, अभी तो इतनी देर नहीं हुई।" नजमा मुस्कुराई। वो दोनों बाहर निकल गईं। तभी ज़रियाब आया और साथ वाले सोफ़े पर बैठकर फ़ोन पर नंबर डायल करने लगा। शहजाद को फिर से वही घबराहट घेरने लगी। वहाँ से उठने के बारे में सोच रही थी जब अज़ीम भागा आया। "वो लोग आ गए हैं।" ज़रियाब ने रिसीवर रख दिया। शादाब तेज़ी से उठकर लपकी। उसका नटखट उसका सफ़ेद दुपट्टा साइड पर पड़े मसनूई अधखिले गुलाबों में फंस गया। गुलदान तो वही लड़का लेकिन उसका आंचल सारे गुलाब समेट ले आया जो सीधा उठने ज़रियाब के कंधे से टकराया। ज़रियाब ने झिझलाकर उसे उसे पकड़ा और दुपट्टा खींचा तो उसे एहसास हुआ दुपट्टा फिसलने के ख़्याल से वो यकदम उसके पास बैठ गई।
तुम्हारा सबसे पहला जाना ज़रूरी है। वो बिगड़ कर बोला, आपको क्या है, ये किसके लिए जा रही हो? ये किसके लिए ले जा रही हो? उसने गुलदस्ता उसकी गोद में फेंका। वो खुद जल सी होके आंचल छुड़ाने लगी। ज़रिया बाहर निकल गया तो अजीम ने फ़ौरन आपका रुका हुआ कहका बुलंद किया, वाह क्या अंदाज़ है फूल पेश करने का, बस ज़माने का फ़र्क है। पहले ताज़ा गुलाब होते थे और अब शाबी ने झिझलाकर सारे गुलाब उसे दे मारे। खुद पाँव चटकती हुई बाहर निकल गई। कोई फूलों से ना मारे मेरे दीवाने को, गुनगुनाता हुआ फूल गुलदान में लगाने लगा। अजीम, कौन कौन आया है? फ़िज़ा ने आके इश्तियाक से पूछा। अपने नुमान भाई के वालिदैन, उनकी भाभी बहन बहन भी है। फ़िज़ा को हम वो लड़कों से दोस्तियाँ गाड़ने का क्रेज़ था। बैठ जाओ, अजीम ने उससे कहा, वो तुम्हारी एज की नहीं है। तो फिर वो चिढ़ गई, फिर ये कि वो मेरी एज की है। उसने कलर खड़ा किया और ये जा वो जा। सुबह से उसकी हरकतें मशकूक सी थी। अपना सूट इस्त्री करने के बजाय उसने फ़िज़ा का सूट इस्त्री कर दिया और जब मारे हैरत के फ़िज़ा ने हकलाते हुए उसकी गलती की निशानदेही की तो बजाय उस पर बहस करने के आप फ़िज़ा का इस सूट इस्त्री करके मुस्कुरा कर सूट फ़िज़ा के हाथों में थमा दिया। सारा की चाय में 4 चम्मच चीनी डाल दी और नजमा को फीकी चाय दे दी। उबले अंडों के बजाय नाश्ते पर कच्चे अंडे रखाई। फिर आपके साथ बातों में मगन जुनैद ने अंडा हाथ में लेकर छुरी से ज़रब लगाई तो अंडा उसके हाथों में भिगोकर प्लेट में बिखर गया। उसकी दांत भी सर झुकाकर खामोशी से सुन ली और अब रोमिया की पार्टी में जाने के लिए भी वो खुश दिली से राज़ी हो गई थी। वो दोनों सर जोड़े इस मसले पर गौर कर रही थी। मरियम के हाथ में लिपस्टिक थी और अपने सूट से हमरंग शेड चेक कर रही थी। फ़िज़ा नेल पॉलिश निकाल रही थी। जब वो कपड़े बदल कर आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर खामोशी से बाल सुलझाने लगी। फ़िज़ा ने मरियम को कहनी मारी, इससे पूछो। मरियम ने उसके करीब आकर प्यार से कंधे पर हाथ रखा। शाबी, क्या हुआ? किसे? वो चौंकी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बेहद तशवीश से दरियाफ्त किया गया। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर सुबह से इतनी मशकूक हरकतें क्यों कर रही हो? फ़िज़ा ने लुकमा दिया। कैसी हरकत है? उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। देखो देखो ज़रा इसको, पहले ये इतनी तमान्नत से मुस्कुराती थी। इसका कहका तो छत-पाड़ होता था। लड़कियों को इसी तरह मुस्कुराना चाहिए। कुछ याद तो पड़ता है मुकाला किसका था? फ़िज़ा ने दिमाग पर ज़ोर दिया। फ़िज़ा, मरियम, दरअसल मुझे मोहब्बत हो गई। उसने एकदम इंकशाफ़ किया। दोनों उसे घूरती रहीं। फिर मरियम ने नाउम्मीदी से सोचा, तुम्हें नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी कुछ भी हो सकता है मगर मोहब्बत न हो दे। मगर मुझे मोहब्बत होगी। अच्छा, कब हुआ ये हादसा? कल 11:10 पर। क्या? सुबह 11 बजे तो तुम मेहमानों के पास थी और रात को 11 बजे हम जुनैद भाई के कमरे में फ़िल्म देख रहे थे। कि सिल्वर स्टॉलन से तो नहीं होगी? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? तो फिर फ़िज़ा ने कनपटी बजाने पर जोश में आके चलाई। देखो, कहीं तुम्हें जुनैद भाई से तो मोहब्बत नहीं होगी? वहाँ कार्नस पर उनकी इतनी बड़ी और खूबसूरत तस्वीर सजी थी और तुम बार-बार तस्वीर को देख भी रही थी। वो तस्वीर जैसे मुँह में कुनैन हो और इतनी शिकने माथे पर। तुम 5 मिनट में नीचे आ सकती हो तो ठीक है, वरना हम लोग जा रहे हैं। नीचे से जुनैद की तनबीह सुनाई दी। देखा? उसने मुँह बनाया तो मरियम चिढ़ गई। तो जल्दी बकवास करो, किससे मोहब्बत हो गई तुम्हें? ज़रिया मुर्तज़ा हमदानी। मरियम का लिपस्टिक लगता हाथ भटका और होठों से होकर गाल पर पहुँच गया। फ़िज़ा ने हाथ से नेल पॉलिश छूटी और कालीन पर जा पड़ी। वो दोनों साकत खड़ी उसे घूर रही थी। क्या हुआ? मरियम के साकत वजूद में जंबिश हुई। तुम पागल तो नहीं होगी? हो तो गई हूँ। लग भी रहा है यकीनन तुम होश में नहीं हो, वरना ये कभी ना कहती। हाँ, मैं पूरे होशो-हवास में कह रही हूँ। वो डटी हुई थी। फ़िज़ा, चलो दुआए मग़फ़िरत करें। क्या बकवास है? ना ये बताओ। इसके इसके कांधे में उँगलियाँ चुभोते हुए फ़िज़ा ने गुस्से से कहा, आखिर जुनैद में क्या कमी थी और ज़रिया में कौन से ख़्वाब के पर लगे हैं? एक से तो है दोनों जुनैद की अगर तेवरियाँ चढ़ी रहती हैं तो ज़रिया के माथे पर संजीदगी छाई रहती है। मुस्कुराना दोनों के लिए गुनाह है। लड़कों को दोनों ही बेवकूफ़ दोनों ही बेवकूफ़ मख़लूक तस्वुर करते हैं लड़कियों को। और तो फिर जुनैद क्यों नहीं और ज़रियाब क्यों बोलो, और ज़रियाब क्यों? सभी की ख्वाहिश थी कि जुनैद और शाबी की शादी हो जाए, मगर ना जुनैद राज़ी था और ना शाबी। ये तो दिल का मामला है फ़िज़ा बीबी। और जो बंदा पूरे 15 मिनट में तैयार होता है, नाश्ता करता है, जो बंदा पूरे 15 मिनट में नाश्ता करता है, ना 1 मिनट से ज़्यादा ना कम, जिसके उठने बैठने सोने जागने का वक्त मुकर्रर है, उससे मोहब्बत करने चली हो। लम्हा लम्हा कैलकुलेट करने वाला बंदा है। घड़ी सामने रख कर कहेगा, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, कोई प्यार की बात करनी है तो कर लो। फ़िज़ा को गुस्सा ही आ गया था। मिनट से ज़्यादा है। ये 11:15 का क्या चक्कर है? मरियम ने पूछा। शायद इस वक्त मैंने उन्हें गौर से देखा था, फिर पत्थर की हो गई। इससे कबल उन्हें तफसील सुनाती पोर्च से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी मारे गए। मरियम ने गाल रगड़ा। फ़िज़ा ने अपने सर पर उनके घोंसले को 2-4 हाथ मारे। शाबी ने सैंडल हाथ में लिए नीचे दौड़ लगा दी। जुनैद की गाड़ी सायरा और नजमा को लेकर निकल गई थी। ज़रियाब और अज़ीम खड़े गाड़ी के पास बातें कर रहे थे। लगता है जुनैद पर भी ज़रियाब का असर हो गया है। 2 मिनट के लिए भी तैयार होने
एक 2 मिनट भी देने को तैयार ना हुआ। मरियम ने चिढ़कर कहा, वो तीनों पिछली सीटों पर समा गई। ज़रियाब ड्राइविंग सीट पर और अज़ीम उसके साथ था। दोनों ने बाकी मेकअप एक दूसरे के अकब में होकर पूरा किया। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर भागने लगी। रात ढल गई थी और सड़कों की रौनक में इजाफा हो गया था। गोया पूरा लाहौर सड़कों पर निकल आया था। जलते बुझते न्यून साइन सड़कों पर लगी रोशनियाँ उन्हें देखकर मुस्कुराती थी। इसने इधर-उधर का रवैया बदलकर ज़रियाब की तरफ देखा। स्टीयरिंग पर जमे हाथों कलाई पर बंधी घड़ी पर बांधी रिस्ट वॉच से होकर निगाह उसके चेहरे पर जम गई। चेहरे पर छाई संजीदगी, अमेज़ मतानत, लबों पर मुहिब सी मुस्कुराहट। न जाने वो हमेशा तन्हा क्यों मुस्कुराता था। शाबी को इस हवा से कसक सा महसूस हुआ जो बार-बार उसके माथे पर जमे बालों को परेशानी पर बखेर देती थी। बदतमीज़ है, मैंने क्या किया है? फिज़ा बुरा मान के सारे हेयर स्टाइल का सत्यानाश मार दिया। वो ज़रे लब बड़बड़ाई, नज़रों का ज़ाविया अब भी ना बदला था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फिज़ा उसके लिए परेशान हुई थी। तब भी ज़रियाब ने बैक मिरर एन उस पर सेट किया गारबल घूरने के लिए। शाबी ने फ़ौरन घबराकर सर झुकाया तो फिर सारा रास्ता ना उठाया। एहसन अंकल के यहाँ तमाम मेहमान आ गए थे। रोमिया स्याह बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहने सहज सहज कदम उठाती एक एक मेहमान से मिल रही थी। आज तो उसकी छप ही निराली थी। ये पार्टी उसके डॉक्टर बनने की खुशी में हुई थी। मासियों होल वाले हुलिये में उठकर आ गई हो। कोई ढंग का सूट ना मिला तुम्हें? फिज़ा को रोमिया के मुकाबले में शाबी ज़रा मध्यम लगी थी। ठीक हूँ मैं, हाय ज़रियाब, अल्लाह करे जूती की हील निकल जाए। न जाने दिमाग कमज़ोर है या नज़र इतने सारे लोगों में ज़रियाब ही नज़र आया। शाबी कुलस कर रह गई। रोमिया लकब के ज़रियाब के करीब आई। किस कदर वारफ्तगी थी उसके अंदाज में। शाबी ठटक गई। फिर ज़रियाब के होंठों पर भी भरपूर और जामदार मुस्कुराहट देखी। स्टूपिड लगी तो यूं जैसे लपकी तो यूं है जैसे गले ही आ लगेगी। दूसरे ही पल ज़रियाब के मजबूत हाथों में उसका नाजुक सा हाथ था। इस पर क़यामत ये कि ज़रियाब ने मुबारकबाद देते हुए इसका हाथ छोड़ा भी ना था। मारे गुस्से के 2 दफ़ा फ़िज़ा का हाथ मरोड़ दिया। हाय उई की आवाज़ पर इन दोनों ने पलट कर देखा था। हाथों पर गोया गूंद लगी थी। मरियम जल्दी से आगे बढ़कर मुबारक देने लगी। थैंक्स, एक अदा, एक नाज से मुस्कुराई थी वो। शाबी को उसकी मिलावट भरे अंदाज पर गुस्सा सा आ गया। इससे कबल के वो उसके करीब से गुजरकर मामी की तरफ चली जाती। अचानक ज़रियाब की गिरफ्त में उसकी कलाई आई थी। एक हल्के से झटके से लड़खड़ाकर वापस अपनी जगह पर आई। तहैयर से सर उठाकर ज़रियाब को देखा। तुमने रुमिया को मुबारकबाद नहीं दी शाबी? उसके लहजे में गैर महसूस सी अपनायत दर आई थी जो शाबी महसूस ना कर पाई। एक झटके से कलाई छुड़ाई। आपको क्या? लहजा सख्त बिगड़ा हुआ था और मुझे रुमिया समझने की गलती मत कीजिएगा। इतने लोगों में ज़रियाब की हरकत सख्त बुरी लगी थी मगर उसे खबर ना थी कि अपने एक ही जुमले में उसने ज़रियाब की कितनी इंसल्ट की थी। पता होता तो भंगड़े डाल रही होती। उधार रखने की कायल ना थी और इसके तेईस रबाब की तरफ उसके बहुत सारे ज़रियाब की तरफ उसके बहुत सारे हिसाब निकलते थे जिन्हें बेबाक करने की ख्वाहिश बहुत अरसे से उसके दिल में थी। मरियम और फ़िज़ा हक्का बक्का रह गई थी जबकि वो तेज़ी से आगे बढ़ी थी। वो दोनों पीछे लपकी। अजीब से अंदाज़ है इसके, बहुत रूड। और रूमिया ने नखवत से कहते हुए ज़रियाब की तरफ देखा जिसके चेहरे पर किसी तासुर में कोई तब्दीली नहीं थी। हल्की सी मुस्कुराहट अब भी उसके लबों के कहता ही किए हुए थी। हाँ मगर ये खफा होने वाली बात तो ना थी। ज़रियाब महज़ कंधे झुकाकर रह गया। शायद तुम दोनों में कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रुमिया के लहजे में हल्की सी जलन और हसद महसूस हुआ था। नहीं है तो हो जाएगी, वो कह के माज़रत करता आगे बढ़ गया। रूबिया लब भेजे से जाता देखती रही। खाना लग गया। सब में मेहमान ड्राइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे। शाबी का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था मगर सबके सवालों से बचने के लिए चिकन का एक पीस और ज़रा सा सलाद लेकर कोने में आ गई। ख्वामख्वाह में ज़रियाब को खफा कर दिया। वो तो पहले ही मुझे यूँ देखते हैं जैसे थानेदार किसी चोर या कसाई छुरा फेरने से कबल गाय को देखता है। लेकिन नहीं, ये गाय और चोर की तशबीहात मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं। खीरे का टुकड़ा हाथ में लेकर सोचा, बहुत खुशी हो रही है रूमिया के सामने मेरी बेइज्जती करके। शाबी ने खीरे से नज़र हटाकर ज़रियाब को देखा। आपको अपनी बेइज्जती पर अफसोस हो रहा है या रूमिया के सामने होने पर? वो खामोशी से उस पर नज़रें जमाए खड़ा रहा। शाबी को उलझन सी होने लगी। जो तुम्हारे दिल में है अगर छुपा नहीं पा रही तो जो मेरे दिल में है। शाबी की आवाज़ एक पल को बुलंद हुई फिर एकदम मद्दम होगी। जो मेरे दिल में है इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे अंदर रूमिया की तरह दोगलापन नहीं है। रूमिया के साथ अपना मुकाबला क्यों करती हूँ? उसका और तुम्हारा क्या मुकाबला? उसकी जाती निगाहें अब भी शाबी के चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ मेरा और उसका क्या मुकाबला? मुझे उसकी तरह गेम खेलना नहीं आता। गोया तुम खुद को सादा और मासूम तस्वर करती हो। आप बेवकूफ़ भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना किसी का नुकसान पहुँचाते हैं ना तकलीफ़ दे सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे मरियम बुला रही है। वो कुतरा के निकल गए। ज़रियाब को किसी ने मुतवज्जा कर लिया था। सारे फंक्शन में चुप-चुप सी रही। पार्टी के अख्ताताम पर सब लोग रुखसत हो रहे थे। रुखसत होने वालों में आखिरी मेहमान वही थी। रूमिया ने शिकवा किया, तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। गिफ्ट तो तुम्हारी पसंद और मर्ज़ी का होना चाहिए। यूँ ही कैसे लिया था? ज़रियाब ने जवाब दिया, देख लो रूमिया को ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं करती। उसकी मम्मी ने हंसते हुए कहा, इसे करनी भी नहीं चाहिए। ज़रियाब ने एक भरपूर निगाह रूमिया पर डाली और नाज़ से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब सी होती थी। सरगोशी करती अपनी तरफ खींचती कुछ दावत देती हुई।
और मुझे क्या आपने इतना कंगला समझ रखा है कि रूमिया को उसकी पसंद का गिफ्ट ना दिला सकूँ? तो फिर किसी दिन मुझे डिनर पे ले चलो। बस न जाने ज़रा क्यों तफरी हो रहा था। ये उसकी फितरत थी, नादिर, नजमा और सारा एक दूसरे को देख कर रह गई। फिलहाल बस रूमिया खिलखिलाई। गाड़ी का दरवाज़ा ढार से बंद हुआ था। सबके साथ ज़रियाब ने भी पलट कर देखा था और बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो मुँह फैलाए गाड़ी में जा बैठी थी। तुमने इतने सारे लोगों के सामने ज़रियाब भाई की बेइज़्ज़ती कर दी। फ़िज़ा को अब तक उसकी जुर्रत पे हैरत हो रही थी। अपने नाज़ुक नाक से फिसलती ऐनक को दोबारा जमाते हुए बार-बार यही जुमला दोहरा रही थी। बहुत अच्छा किया, वो डिज़र्व करता है। किसने कहा था इतने सारे मेहमानों के सामने मेरा बाजू खींचे? और वो तुम्हारी मोहब्बत। मरियम ने अंडा फेंटते हुए पलट कर देखा। छुट्टी का दिन था, सो नाश्ते वही बना रही थी। मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि इसी तरह नफ्स को भी दाँव पर लगा दिया जाए। वेरी गुड, मरियम ने सर हिलाया। मगर तुम इतनी नैरो माइंडेड लगती तो नहीं हो। अपनी फ़िल्मों में भी ऐसा नहीं होता, हीरो ने ज़रा सा झटका नहीं दिया और हीरोइन साहबा लड़खड़ाकर सीने से लगी लगी नहीं। अब दिखाया ये जाता है कि इखलाकी इत्तेफाकी हरकत है, मगर लगता यूँ है कि बरसों की हसरत थी कि कई लम्हों तक मोहतरमा को पीछे हटने का ख़्याल ही नहीं आता और उसके बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर अंदर को भागती है। और तुम? फ़िज़ा ने अफ़सोस से सर हिलाया। मोहब्बत एक बेख्तियार जज़्बा सही, कहीं भी हो सकती है और किसी से भी, मगर इसके बाद के एक मरहलों पर अपने जज़्बों को बंद बाँध कर रखा जा सकता है, ना कि इसे हासिल करने के लिए शतर बेमहारा हो जाएँ, घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। एक बात हमेशा याद रखो, मर्द कितना भी एडवांस हो जाए, इशारे कनाए में दावत देने वाली और अपनी तरफ बढ़ने वाली औरत को निचले दर्जे की औरत ही समझता है। रोमिया की तरह फ़िज़ा ने कहा, हमें रोमिया के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो सिर्फ बोल्ड है। शाबी ने एहतजाज किया था। लेकिन ये भी तय है कि उसकी बोल्डनेस को पूरे ख़ानदान में कहीं भी अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। पहले जुनैद की तरफ माइल थी, भले सिर्फ दोस्ती हो, मगर जिस यहूदियों के बुगदू में परवरिश पाते हैं, वहाँ इस दोस्ती की भी गुंजाइश नहीं होती। और तुमने देखा नहीं, जुनैद ने कभी उसे लिफ्ट नहीं करवाई और ना ही रोमिया के हमारे साथ ताल्लुकात को कभी पसंद करता है। इस मगरूर हसीना के साथ दोस्ती करने का हमें भी कोई शौक़ नहीं, लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ रोमिया को नहीं दिया जा सकता। और देखा था पूरे 2 मिनट 10 सेकंड तक ज़रियाब ने उसका हाथ थामे रखा था। शाबी जलकर बोली, अच्छा तो तुम्हारे गुस्से की वजह ये थी? मरियम मुस्कुराई। तो नहीं आना चाहिए था। रोमिया को मुबारकबाद नहीं दी। उसने नकल उतारी। वो मोहतरमा यूँ इठला के बातें कर रही थी जैसे दुनिया की वाहिद डॉक्टर है। हालाँकि सब जानते हैं उसे मेडिकल में एडमिशन उसके पापा की सिफ़ारिश पर मिला है। वो झुझलाकर मालिश उठाकर पलटी और दूसरे पल हाथ में पकड़ी मालिश माचिस ज़मीन पर जा गिरी। सारी अक्कड़ फ़ूँ रुखसत हो गई। शर्मिंदगी के गहरे समंदर में होते खाती हुई उसमें डूब मरने को दिल भी चाहा। क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? ज़रियाब वाहिद बंदा था जो छुट्टी के दिन भी वक्त पर नाश्ता करता था। उसकी आवाज़ पर बाकी दोनों में पलटी। नाश्ता बस अभी तैयार हो जाएगा। फ़िज़ा ने तेज़ी से हाथ चलाया। मरियम ने फिर तेज़ी से हाथ चलाया। फ़िज़ा फ्रिज से जैम वगैरह निकालने लगी और अभी तक गिरी हुई माचिस पर नज़रें जमाए खड़ी थी। उठा लें अब, ज़रियाब ने कहा। वो बुत बनी यही सोचती रही कि किस जुमले पर ज़रियाब की आमद हुई थी और उसकी इस जुमले से पहले कितने जुमले गुज़र चुके थे। पार्टी में तुम्हारा हाथ पकड़ना एक बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथ थामने का। बेइज्जती हुई थी या दुख? आन ज्ञान आंखें लबालब भर आई। ये समझते क्या है खुद को? ज़रियाब के जाने के बाद वो चीखी, आहिस्ता बोलो। मरियम ने फ़िज़ा को नाश्ते की ट्रे देकर दौड़ाया था। मेरा हाथ थामने का इनको कोई शौक नहीं, मैं भी मरी नहीं जा रही। जाएं थाम ले उस रूमिया का हाथ। वो बर्तन फन करती किचन से गायब हो गई। मरियम सर पकड़ के बैठ गई। तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? फ़िज़ा ने हैरत से पूछा। और ये मोहतरमा कहाँ है? रो रही होंगी अपने कमरे में। तुम्हें क्या लगता है मरियम, ज़रियाब और शाबी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? फ़िज़ा ने कुछ सोचते हुए पूछा। कौन जाने, एक मशरिक़ का दूसरा मगरिब और दरमियान में रूमिया। वो खुद परेशान हो गई थी। 12 अक्टूबर 2002, आज मरियम की मंगनी है। मरियम की मंगनी मेरी बहनों जैसी दोस्त और कज़न जिसकी खुशी में शिरकत के बजाय मैं यहाँ बैठी हूँ। पप्पो की शुगर हाई हो गई थी, इसलिए मैं जा ही ना सकी, लेकिन लम्हा लम्हा ध्यान भटक कर उधर ही जा रहा है। अब मेहमान आ गए होंगे, अब अंगूठी पहनाई गई होगी। मरियम के चेहरे का रंग कैसा होगा? शाबी और फ़िज़ा ने मिलकर ऊधम मचाया होगा। शाम को फिर पप्पो की तबीयत ज़रा संभली तो वो चचा सलीम के यहाँ चली गई। मैं खामोशी से सेन में बैठी और चुपचाप बेल पर लगे फूलों को देखती रही और इस आंगन की रौनक का तसव्वुर करके दिल बहलाती रही। तभी रिफ़त आ गई। सारा दिन घर बैठी बैठी बोर नहीं होती आप? कभी हमारी तरफ चक्कर लगा लिया कीजिए, वो पास है बैठी। आती तो हूँ, महीना गुजर जाता है, रोज़ रोज़ आना अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, वो रोज़ से हंसी पर गौर से मुझे देखती हुई पूछने लगी, ये फरमान हमारी ताई जान का होगा? मैं खामोश रही। तरदीद का फ़ायदा भी क्या होता? अपनी ताई को मुझसे बेहतर जानती थी। बहुत उदास और चुप है। नहीं तो ज़ुबैर भाई ने बहुत दिन लगा दिए इस दफ़ा। हाँ, बहुत दिन हुए, फ़ोन भी तो नहीं किया। फ़ोन तो 2 बार आया है। ताईजान से बात हुई थी ज़ुबैर का। मैं पूरी
कि पूरी उसकी तरफ घूमी, ज़ुबैर भाई का ही आया था। ताई अम्मा ने दोनों बार कह दिया आप सोई हुई हैं। उसने बताया सोई थी, मर तो नहीं गई थी, जो उठ ना सकती। पहली बार मुझे शिद्दत का गुस्सा आया था। इस घर में ऐसा कोई वक़्त मुझे नसीब ही कहाँ होता है कि मैं ढंग से सो सकती। मैं पप्पो से पूछने बिना ना रह सकी। वो बड़ा कुटी मेरे बेटे का टेलीफ़ोन आया था, मैंने सुन लिया तो क्या क़यामत आ गई? आप मुझसे भी बात करवा सकती थी, तुम्हारी नौकर नहीं लगी हुई कि बुलाने भागूँ महारानी को। आपको आपको भी तो कोई बुलाने आया होगा। ज़्यादा ज़ुबान ना चला मेरे सामने, मुँह तोड़ कर रख दूँगी। ऐसी बेदीद, बदलिहाज़ है, तू कोई तमीज़ ना सिखाई तेरी माँ ने, बस ये बाल कटवाना, चटापट बातें करना सिखाया है। ये मेरा घर है, इधर वही होगा जो मैं चाहूँगी। या अल्लाह, इससे बेहतर तो इनकी चुप थी। मैंने कमरे की चिटखनी चढ़ा दी और जो कुछ वो कह रही थी उसे सुनने की मुझ में ताब ना थी। नाइला खाला बिल्कुल बगैर इत्तला के पाकिस्तान पहुँची। सभी हैरान थे, हत्ता कि ज़रियाब भी तो आपको वाक़ई ये लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? ज़रियाब के लहजे में हल्की सी ख़फ़गी दर आई थी, उसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। नाइला खाला ने मुस्कुराकर बेटे को देखा, कभी-कभी बहुत अक्ल वाले भी ठोकर खा सकते हैं। मुझे अपने बारे में खुद फ़ैसला करने का इख्तियार और हक़ हासिल है। सारे इख्तियार, सारे हक़ तुम्हारे ही हैं, मगर रहनुमाई की ज़रूरत तो पड़ सकती है। उन्होंने मुस्कुराकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आती शदाब को देखा, बच्चा तो नहीं हूँ मैं। ज़रियाब की पेशानी पर शकने से नुमादार हुई। डोंट वरी, तुम पर अपना फ़ैसला मुसल्लत नहीं करने आई हूँ। हाँ, एक अच्छा फ़ैसला करने में मदद ज़रूर करूँगी। ज़रियाब उठ गया। और शाबी बेटा आप क्या कर रही हैं आजकल? वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। आजकल तो सायरा आंटी के ज़ेरे अताब वो मुझे मुकम्मल बावर्चन बनाने के लिए हर हरबा आज़मा रही हैं। अच्छा, तो इसके हरबों कहाँ तक कामयाब हुए? उन्होंने बेहद दिलचस्पी से उनके बेसाख्ता अंदाज़ को देखा। ये तो आपको डिनर पर पता चलेगा। गोया हमारी बेटी ने खाना बनाया है, हम तीनों ने मिलकर बनाया है। शाबी ने साफ गोई से एतराफ़ किया। फिर सायरा के पकाने पर उठी तो वो नजमा की तरफ देख कर हँस पड़ी। इस उम्र में तुम भी बिल्कुल ऐसी ही होती थी, मगर ये तुमने क्या हाल बना ले रखा है अपना नजमा? नजमा का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्होंने गौर से देखा। वो छोटी थी नायला से, मगर कई बरस बड़ी लग रही थी। बहुत वक़्त गुज़र गया है। वो वक़्त दोनों की आँखों नमी बनकर फैल गया। दोनों बहनें ही तो थी, भाई तो कोई था नहीं। फिर दो वालिदैन भी न रहे। नाहिला ब्याह कर 7 समुंदर पार जा बसीं। शाबी और बाप को देखती हूँ तो हमेशा वो वक़्त आँखों में घूम जाता जब हम दोनों ने मिलकर गुज़ारा था। हाँ, कितना वक़्त बदल जाता है। दोनों बंद कमरों में न जाने कौन-कौन सी बातें करती, कभी हँसती तो कभी रोती। आखिर ये कौन-सी बातें हैं जो ख़त्म होने में नहीं आती। शाबी 2 दिन में ही उकता गई। मम्मी से बात करने को तरस गई हूँ। नाशपाती खाते-खाते वो उकता कर बोली। हो सकता है बंद कमरे में ही ऐसा कोई मशवरा हो रहा हो। फ़िज़ा ने फ़ौरन उनको इस तजवीज़ को नामाकूल करार दिया था, मगर शाबी को इशारा करके बाहर निकली। अगर ये खिड़की खुली हो तो आज कोई ना कोई इंकशाफ़ होकर रहेगा। खिड़की ऊँची थी और शाबी लंबी ये ऊँची थी और शाबी लंबी, नीचे दीवार के साथ चंद फालतू ईंटें पड़ी थी। शाबी इस पर चढ़ कर देखो, फ़िज़ा ने कहा। उसने 2-4 ईंटें जोड़ी और चढ़ गई। अधखुली खिड़की में से नज़र तो कई बार कुछ ना आया, मगर आवाज़ें आ रही थी हल्की मध्यम सी। अल्फाज पल्ले ना पड़े तो तौबा, इतनी आहिस्ता बोल रही हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फ़िज़ा ने खामोश करवाया। उसने कान जाली से चिपका दिए। हाँ, कोई शादी ब्याह की बात हो रही। इसमें शायद सियासी सूरत-ए-हाल पर तबसरा हो रहा है। परवेज़ मुशर्रफ का नाम सुनाई दिया है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के साथ खाला का क्या ताल्लुक? खामोशी। हाँ, अब आई है पॉइंट पर। जोश में पंजों के बल ऊँची हुई खामोशी। तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है? जवाब में सिर्फ खामोशी थी। तुम इधर हाँ धड़म। काश ज़मीन खोदकर इसमें जा घुसती। गिरने और चोट लगने से ज़्यादा सामने वाले बंदे को देखकर रोना आया था, जिसने बचाए या संभालने की बजाय दोनों हाथ सिर पर बांधे और लगा घूरने। शाबी को एहसास हुआ वो अब भी तो ना सहारे के लिए हाथ बढ़ाएगा ना खैरियत पूछी तो कहने का दर्द सहती उठी। खामोशी से उसके करीब से गुजरी और मोड़ मुड़ते ही सटपट भागी, जबकि नाइला और नजमा खड़ी खिड़की को तशवीश से पूछ रही थी क्या हुआ सरेआम कौन गिरा, चीख किसने मारी, क्योंकि वहाँ सरेआम खड़ा था और चीख खालिस्तान निस्वानी थी। 4 अक्टूबर 2002। गोश्त भूनते-भूनते न जाने दिन में क्या आई कि मैंने एक बोटी निकाली। फूफो ने मंगवाया तो इतने दिनों के बाद था, बल्कि वो तो कभी सब्ज़ी भी नहीं मंगवाती थी। इतने दिनों से दालें खा-खा कर यूँ भी पेट में दर्द मुश्किल रहने लगा था। फूफो से कहा तो कहने लगी इस हालत में डॉक्टरी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये पक्की खा लो। हाँ, इस हालत में शायद अच्छी खुराक भी नहीं खाना भी मना हो जाता है। तुम आटा गूँध लो, मैं हंडियाँ भून लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ फूफो। उठो, बाज़ औक़ात उनका लहज़ा इतना तहक़ीरामेज़ हो जाता, गोया बहू से नहीं किसी मुलाज़िमा से बात कर रही। मैं उठ गई, यूँ ही मुँह चलता रहा तो हांडी में ख़ाक कुछ बचेगा। फूफो बड़बड़ाईं, उफ़, मुझे बोटी खाते देख लिया था फूफो, मैंने तो बस एक नमक चखने। जाओ बीबी अपना काम करो। वो सर पर हाथ मार कर बोली। मैं उठकर आटा गूँधने लगी। ये दिल भी यूँ ही ख्वार करवाता है। एक बोटी ही तो थी, ना खाती तो क्या हो जाता। फूफो न जाने किस-किस को बताएँगी। आटा भी गूँध गया, रोटियाँ भी पक गईं। नौकरों
खाना भिजवा दिया। फूफो ने भी खा लिया, मुझे आवाज़ ना दी, बेशर्म होकर खुद ही चली आई। चंगेज़ से रोटी निकाली, हड्डियाँ का ढक्कन उठाया तो शिश्तर रह गई। खाली हड्डियाँ मेरा मुँह चिढ़ा रही थी। फूफो सालन ख़त्म हो गया, तुमने तो खैर खा ही लिया था। गेट से निकलते जवाब दिया, ये एक बोटी खाने की सज़ा थी। रोटी चंगेज़ में रखकर अंदर आई तो फूट फूट कर रो दी। बहुत रो चुकने के बाद एहसास हुआ भूख सिर्फ मुझे नहीं लगी, वो मेरे वजूद में पल रहा है, उसे भी अपना हिस्सा चाहिए। लस्सी में हरी मिर्चें मिलाकर इसमें डुबो डुबो कर रोटी खाते हुए मेरा दिल चाहा यहाँ से भाग जाऊं। भाई ड्राइविंग कौन करेगा? नाइला खाला ने पूछा। उनके आने से घर भर में रौनक दुबाला हो गई थी। बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल खातून थी। लड़कियों के बारे न्यारे हो गए थे। कभी कहीं भी जाना होता नाइला खाला फट से तैयार थी। फिर मरीम की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। खाला आपने ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी? फिजा ने पूछा। इस ड्राइविंग सीखना मतलब ये है कि घर के मर्दों को हर काम से आज़ादी की जिम्मेदारी से आज़ाद कर देना। तो ये काम भी करने पड़ते हैं जो दूसरे मर्दों के जिम्मे होते हैं, मगर मज़ा भी तो आता है जब दिल चाहे गाड़ी लेकर अपने काम निपटाए। ये नहीं कि इंतज़ार में बैठे रहो कि कब कोई फारिग हो और लेकर जाए। हाँ ये भी है, नाला खाला ने ताई की, मगर आज टैक्सी नहीं लेनी, इसलिए किसी ड्राइवर को पकड़ो। वैसे तो कोई मसला नहीं, मैं भी ज़रा आपको देखकर उसने उसने एकदम मुंह बंद कर लिया था कि वो मुस्कुराहट दोबारा नायला खाला की तरफ मुड़ा। जी मम्मा बेटा जी, आज ज़रा मार्केट तक तो ले चलो। वो भी फारिग था, मान गया। कब तक फारिग होंगी आप लोग? क्या कह सकते हैं, 3 लड़कियां और तुम्हारी माँ, वक्त तो लगेगा। नायला खाला ने लापरवाही से जवाब दिया। तो ठीक है, फारिग होकर मुझे मोबाइल पर रिंग कर लीजिएगा, मैं तब तक एक दो काम समेट लूँगा। आंटी मेरा नहीं ख्याल, ज़यार भाई इतने केयरिंग हो गए जुनैद भाई की तरह, ये भी तो कह सकते थे टैक्सी पर आ जाना। ज़रा आपके जाने के बाद शाबी ने हैरान होकर कहा। वो मुस्कुरा दी। इतने दिनों से वो यहाँ, तुम लोग उसे इतना भी ना जान सके, जानने के लिए वो रूमिया काफ़ी थी। मरियम बड़बड़ाई, मगर नायला की समाते खासी तेज़ी। रूमिया का जिक्र नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप गई हैं उसके घर। उसने गड़बड़ाकर बात संभाली। हाँ गई थी। आपको रूमिया कैसे लगी? फिजा ने बेख्तियार पूछा। अच्छी है, उन्होंने मुझसे कहा और एक दुकान में घुस गई। तीनों ने के दरमियान मैजी खेज नज़रों का तबादला हुआ। शॉपिंग के बाद जब रैब लेने आया तो नायला आंटी ने चाइनीज़ की फरमाइश कर दी। वापसी पे आइसक्रीम पैक करवा कर ही घर लौटे थे। 7 अक्टूबर 2002 में अपने घर में हूँ। ये जुमला मैंने कई बार ज़ेरे लफ्ज़ दोहराया, मगर अंदर कोई ऐसा एहसास उभरा ही नहीं कि ये मेरा घर है। यूँ लगता है अजनबी ज़मीन है, अजनबी लोग हैं, कोई मेरा अपना नहीं। वो मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं मैं नहीं जानती। साथ इतनी जालिम भी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे घर से हर चीज़ गायब होती जा रही है। घी मक्खन अलमारी में बंद और इस पर लगा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा है। घर में ढंग का सालन नहीं बनता, अगर बने तो मेरे लिए नहीं बचता। कौन यकीन करेगा? मैंने इस मौसम के फल का जायका तक ना चखा था। 3 दिन हो गए थे मुझे इस कपड़े में तड़पते रोते हुए। बुखार में कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। रोटी के चंद नवाले मुश्किल हलक से उतरते हैं। अभी भी रिफ़त आ गई थी। मर जाएंगी इस तरह आप। कोई जुल्म करे तो जुल्म सहते चले जाते हैं। ऐसा अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल करें। इस गांव में हर दूसरी तीसरी औरत को ऐसे हालात का सामना है। अगर आपकी तरह मरने को तैयार नहीं होती, दूध बुलौती है तो मक्खन की डली मुंह में डाल लेती है। उधर सास बाथरूम में घुसी, उधर दूध का गिलास अपने पेट में। मोहल्ले के बच्चे को 2 रुपए रिश्वत थमाए, अपने लिए सेब मंगवा लिया। पता चला तो कोई बात नहीं, सास के साथ एक मार का 2-4 दिन सुकून, फिर वही सब शुरू। मगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात। आपको समझ में ना कभी मेरी बात आई या ना आएगी। अपने घर में चोरी करूं, जब घर वाले गासिब बन जाए तो चोरी भी जायज़ हो जाती है। उसके अपने फ़लसफ़े थे। इतना इतना डर कर रहेंगी तो ऑमलेट बनाकर खा जाएंगे आपको। उन्होंने दलिया बनाकर दिया, मगर मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि कलम डायरी छोड़कर वो वहीं ठंडे फर्श पर चित लेट गई। कमर के निचले हिस्से में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी। उसके लबों से हल्की हल्की कराहें निकलने लगी। बुखार से सारा बदन यूं भी टूट रहा था। तौबा है, कितने नखरे होते हैं बुखार में इन लड़कियों के। मगर देखो ये सूप तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। कितने नाज उठवाती थी मम्मी उसके। लाओ थोड़ा सर दबा दूँ, बुखार में जिस्म यूं भी टूटने लगता है। आज शाम में तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, खिचड़ी दलिया यखनी या गरम सियाल? आंखों के किनारों से बहकर कनपटी पर बहने लगा। उसने दोनों बाजू आंखों पर रख लिए, मगर आंसू बहते रहे। वो रोती रही, फिर करवट बदली। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला, रोशनी की लकीर अंदर आई। उसने बाजू उठाकर देखा। ज़ुबैर को देखकर वह मुश्किल उठ सकी। आप कब आए? काफ़ी देर हो गई। उनका लहजा सपाट सा था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। तुम अपनी ज़ात से बाहर निकल कर देखो तो तुम्हें पता चले। मतलब वो खटक सी गई। बच्ची तो नहीं हो, मेरी बात का मतलब भी ना मतलब भी के बच्ची तो नहीं कि मेरी बात का मतलब भी समझाऊँ। वो बेड पर बैठ के कुछ खाने के लिए लाऊं? साहब का मूड ठीक नहीं लगता, इसलिए इसने बात बदली। इस घर में मेरी माँ रहती है, मेरे खाने पीने का ख्याल रखने वाली। अगरचे खुद उसके अपने आराम के दिन है। वो दोनों हाथ सर के नीचे रख के लेट गए।
बस बैठ गए माँ के पास 2 घड़ी और बोलने लगे, उनकी ज़ुबान हाल से बेहाल होती बीवी तो नज़र ही नहीं आती। ये बोली, क्या बनाया है तुमने? फ़कीरों की तरह ज़मीन पर पड़ी हो, कोई आ जाए देख ले तो क्या सोचेगा? क्या सलूक करते हैं हम तुम्हारे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम्हें दुःख क्या है? तकलीफ़ क्या है तुम्हें यहाँ? हाय ये बेअक्ल मर्द, सारी अक्ल तो औरत की ज़रा सी सियासत में धरी की धरी रह जाती है। जो कह दिया उसी पर एतबार कर लिया। वही ज़ुबान बोलने लगे, मैं बताऊँ मुझे यहाँ क्या दुःख है, क्या तकलीफ़ है? एतबार करेंगे मेरे कहने का? बड़े ज़ब्त से गोया हुई, क्या तकलीफ़ है? ज़ुबैर ने करवट बदली और कहनी के बल ऊँचा हुए ज़रा खिसर के करीब हुई, एक हाथ उसके बाजू पर रखा। वो मुझे यहाँ बेटी बनाकर लाई थी। हकीकत तो ये है मुझे इस घर में कोई कोई मकाम भी नहीं दे सकी, ना बेटी का, ना भतीजी का, ना बहू का। वो रो ना सकी, मध्यम लहजे में बताती चली गई। आंसू तवातर से बह रहे थे, वो लब पीछे सुनते रहे। फिर ये झटके से उठ के, बस करो रुबाब, हद होती है मुबालगा कराई की, इतनी सफाकी से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यही सोच रही थी, वो सिर्फ तुम्हारी सास नहीं फूफो भी हैं। एक पल के कुछ शशदर रही, फिर फट पड़ी। मैंने ना झूठ बोला ना मुबालगा कराई से काम लिया। हकीकत तो यह है जुबैर साहब के इस घर में मेरे साथ ये सलूक होता रहा है, करने वाला कोई और नहीं, मेरी फूफो है। शट अप, अपनी हद में रहो। मैं तो हद में ही हूँ, मुझे हद से बाहर किसने किया? 1 साल बीत गया मुझे सब सहते हुए। कभी किसी को भी कोई शिकवा, कोई शिकायत की आपसे? सब कुछ सहती रही सिर्फ़ आपके लिए, और आज आप ही मुझसे हिसाब-किताब माँगने चले हैं। तो क्या करूँ? जाके माँ के सामने खड़ा हो जाऊँ? बताया था मैंने तुम्हें कि बहुत मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुज़र कर तो इनकी तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुज़री है, तो क्या मुझे भी इसी तरह गुज़ारनी होगी? उन पर ज़ुल्म हुआ है तो क्या मेरे लिए भी फ़र्ज़ है कि मैं भी हर ज़ुल्म सहूँ? कहाँ इंसाफ़ है कि एक औरत का घर का सुख नहीं मिला तो दूसरी को भी ना मिले? मैं यहाँ ब्याह कर आई थी ज़ुबैर साहब, भाग कर नहीं। मेरा नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख़्याल कर लिया, मेरे साथ उसे भी मारना चाहते हैं आप लोग। बस इस घर के दर-ए-दीवार ने आज पहली बार इतनी ऊँची आवाज़ सुनी थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ तो चुप ज़ुबैर भी ना हुए थे। दोनों को चुप करवाने वाला कोई ना था, बात तो बढ़नी ही थी। मुझे लाहौर छोड़ आए, सोफे पर बैठी वो हतमी लहजे में कह रही थी। कल शाम के झगड़े के बाद ये पहली बात थी जो उसने आज सुबह की थी। ज़ुबैर ने एयर ब्रश रख के उसकी तरफ देखा, बेख्वाब सुर्ख आंखें रत जगह की मासी आंखों के गिर्द हल्के बेहद नुमाया जर्द बेरौनक चेहरा वो नज़र चुरा गए। क्यों? अब भी ये सवाल बाकी है? उसका लहजा तल्ख हुआ। बाप तुम प्लीज़ ज़ुबैर, मैं इस वक्त कुछ और नहीं सुनना चाहती, मुझे लाहौर ले जाएं। बहुत बोलना आ गया तुम्हें। इसके अंदाज ज़ुबैर को हैरान कर रहे थे। जानवर को भी तकलीफ पहुंचे तो वो चीखता है, मेरा बोला कुछ ऐसा बेजवाज़ भी नहीं। बहुत चुप रही हूँ मैं। देखो रुबाब, अगर तुम इस तरह जाओगी तो मामला बिगड़ भी सकते हैं। वो उठ के उसके सामने आकर, मैं नाराज़ होकर नहीं जा रही, मगर ये चंद महीने सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ। पढ़े लिखे हैं आप, इतना तो समझते हैं कि इन हालात में ये परेशानी आपके बच्चे पर भी असरअंदाज हो सकती है। मुझ में अब ताकत नहीं रही। 6 माह हो गए, एक बार भी मेरा चेकअप नहीं हुआ। क्या आपको वाक़ई मेरी हालत नज़र नहीं आती? मैं यहाँ किस दाई के हाथों मरना नहीं चाहती। कहीं यहाँ की औरतें बच्चे पैदा नहीं करती। वो झिंझला गए। वही बात हो गई। एक बार बादशाह शिकार खेलने गया, सड़क के किनारे झमकट्टा था। पता चला एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। ज़रा सी देर में औरत ने बच्चा कंधे पे लटकाया और काफ़िले के साथ ये जा वो जा। देहाती औरत थी। वो वापस आकर रानी पर खफ़ा हुआ, हर वक़्त खाना पीना चौंचले और ये वो। रानी अक्लमंद थी। माली से कहा, बाग को पानी मत देना, थोड़े दिन में हरा भरा बाग मुरझा गया। बस यही फ़र्क है, एक जंगली फूल जो मौसमों की शिद्दत सहने का आदी होता है, और एक बाग में खिला फूल जिसकी धूप छाँव का खुद ख्याल रखना पड़ता है। अगर मुझे क्या कहानियाँ मत सुनाओ, बेख्याली में सुनते सुनते वो नागवारी से वो अफसुर्दी से मुस्कुरा दी। बादशाह की समझ में ये बात आ गई थी, आपकी समझ में नहीं आ रही। अपने आंगन में लगी बेल की देखभाल करना छोड़ दें, फिर देखें कितने फूल देती है वो। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लाहौर छोड़ आए। वो कुछ लम्हे देखता रहा। ठीक है। ज़ुबैर बाहर निकला तो वो तेज़ी से बड़े बैग में ज़रूरत की चीज़ें ठोकर लगी। वजूद में ज़िंदगी दौड़ गई थी। अपनों से मिलने का ख्याल का ख्याल खुशी बनकर खून में गर्दिश करने लगा था। आनन फ़े-आनन तैयारी हो गई। ज़ुबैर ने फूफो से न जाने क्या कहा। जब वो उसके सामने दवा लेने को झुकी, उन्होंने मुँह फेर लिया। शाबी की लंबी चीख ने बादलों भरी शाम की चुप में दरारें डाल दी थी। कोई कहीं से बरामद हुआ तो कोई कहीं से। रुबाब आगे की आवाज़ से एक दूसरे से तीसरे फर्श तक को खबर हो गई। आनन-फानन सब इकट्ठे हो गए। कोई उधर से लिपट रहा था, कोई उधर से लड़के ज़ुबैर से मिलने लगे। सायरा ने डाँट बड़पड़ कर सबको अलग किया और वो उसे अपने जल्लू में अंदर ले आई। नजमा सामने से आ रही थी। उसे देखकर एक पल को ठिठक गई और भागकर उनसे लिपट गई। रुबाब मेरी बेटी, वो बार-बार उसे प्यार कर रही थी। फिर उसे खुद से लग करके दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। तुम्हारा जिस्म तप रहा है, तुम्हें बुखार है रुबाब?
ये माँ थी बिना कहे दुख दर्द समझने वाली। तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये बुखार की हालत में निकलने की? उन्होंने आगे बढ़कर ज़ुबैर के सर पर प्यार से हाथ फेरा। मैंने मना किया था, उसने आहिस्ते से कहा। मेरा दिल बहुत उदास था मम्मी। उन्हें डांची होकर सोफे पर बैठ गई थे। तवील सफ़र ने यूँ भी उसकी हालत खस्ता कर दी थी। फिर भी जानू इस हालत में चंद दिनों तक तुम्हें मैं 3 दिनों तक तुम्हें लेने आने वाली थी। उसका हाल देखकर परेशान सी हो गई थी। पीली रंगत, धंसी हुई आँखें, कमज़ोर चेहरा। ये वो रुबाब तो ना थी। उनका दिल हौल गया। उसे कमरे में ले आई। मैं सेब का जूस निकाल कर लाती हूँ। सारा ने फ़ौरन अपनी जॉब सँभाली। ज़ुबैर बेटा आप भी फ्रेश हो जाओ। वो जुनैद को इशारा करके किचन में घुस गई। शाम तक गोया घर में इमरजेंसी नाफ़िस हो चुकी थी। ज़ुबैर की को खातिर ख़्वाह तवज्जो नहीं मिली थी, मगर रुबाब की हालत देखकर वो भी घबरा गया था। बुखार मज़ीद तेज़ हो गया था तो सायरा और नजमा उसे डेली डॉक्टर के पास ले गई। उसने ड्रिप लगा दी। ग़िज़ा की कमी, खून की कमी, टेंशन, माँ बच्चा दोनों बेहद कमज़ोर। नजमा के हाथ पाँव फूल गए। शाम को उसे लेकर घर आई तो सायरा ने ज़ुबैर को घेर लिया। डॉक्टर के मशवरे, उसके ख़दशे, कुछ खाती पीती ही नहीं, वो जज़्बज़ हो गया। उन्होंने अज़ीम को भिजवाया, बादाम और ढेर ढेर फल मंगवाया। काम करने वाली को पैसे थमाए, अपने गाँव से खालिस देसी घी लेकर आए। दूध, यखनी, फल, जूस, सूप, दुनिया जहान की नेमतें उसके सराहने ढेर हो गईं। प्यार करने वाले, ख़्याल रखने वाले, डाँट कर इसरार करके खिलाने वाले और हाथ पाँव दबाने वाले भी बहुत थे। वो मुसलसल ख़ुरूदगी में थी। इस ख़ुरूदगी में कभी बड़बड़ाने लगती। लस्सी में मिर्चें डाली और फिर रोटी खाई। फूप्पो ने कहा तुम्हारे बाप का घर। नजमा मुँह छुपाकर रोने लगती। सायरा ज़ुबैर को घूरती। लड़कियां अलग संजीदा और रंजीदा चेहरे बनाई खड़ी थी। ज़ुबैर इतना शर्मिंदा हुआ कि शाम को ही वापस चले गए। नायला खाला ज़रियाब के साथ अपने ससुराल हैदराबाद गई हुई थी। हेलो शादाब। कॉरिडोर की सीढ़ियों पर न जाने किस सोच में गुम शादाब अब चौंकी, फिर अपने सामने रुमिया को देखकर बेजार सी हो गई। हेलो, यहाँ क्यों बैठी हुई? मौसम एंजॉय कर रही थी। रुमिया ने बेहद हैरत से उसे देखा। चिलचिलाती धूप में हवा बंद और हब्स। वो बस कंधे उचका कर रह गई। ज़रियाब घर पर है? नहीं, कहाँ गए हैं? हैदराबाद। बसारी सादा से लहजे में पूछने लगी। तुम्हें बताकर नहीं गए? हाँ, शायद जिक्र तो किया था। रुमिया का लहजा उससे ज़्यादा सरसरी था। बैठोगी नहीं? नहीं, चलती हूँ। अस्पताल से आ रही हूँ। सोचा ज़रियाब वापस आ गए होंगे, उनके लंच उनके साथ ही कर लूँ। जब से हाथ जॉब शुरू हुई है उन्हें शिकवा ही रहता है मैंने टाइम नहीं देती। वो धीमे से हंसी, फिर उसके सामने हाथ की पुष्ट की। कैसी है? उंगली में बेशकीमत डायमंड रिंग जगमगा रही थी। अच्छी है। ज़रियाब ने लेकर दी है। उसके लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट है ठहरी। शादाब सर उठाकर उसे देखने लगी। यकीन नहीं आया। हालांकि उस दिन सबके सामने तो उसने मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट दे जाने का वादा किया था। हाँ, वो चुप सी हो गई। ज़रियाब की चॉइस बहुत अच्छी है। उसने हाथ अपनी आँखों के सामने किया, फिर नज़र उठा के शादाब को देखा। मामूली चीज़ें पसंद नहीं करता। शादाब गुमसुम सी बैठी थी। एक बात पूछूं ज़रियाब, तुम्हें कैसा लगता है? जैसा है वैसे ही लगता है। फिर भी कज़न है तुम्हारा, तुम्हारे घर में रहता है, बातें भी तो होती होगी और तफरीह भी। वो जना क्या उगलवाना चाह रही थी। शादाब की आंखों में गुस्सा भर आया। अच्छा बाबा, माइंड क्यों करती हो? यूं ही पूछ लिया। तुम्हारे दिल में तो नहीं तो तुम्हारी मम्मी के दिल में तो ख्याल आता ही होगा। रूमिया शाबी का लहजा संजीदा सा हो गया। हम किस्मत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो और कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए हमें दूसरों की तरह हाथ पाँव मारने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। रूमिया का चेहरा पल के लिए सुर्ख हुआ, लेकिन दूसरे लम्बे वो संभल गई। किस्मत धोखा भी दे जाती है, किस्मत धोखा नहीं देती। इंसान खुद अपने आप को धोखा देता है। वो खड़ी हो गई। ज़रियाब भाई आए तो मैं बता दूंगी कि तुम आई थी। वो आएगा तो मुझे खुद रिंग कर लेगा। तुम फिक्र मत करो। वो चली गई, मगर शताब बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। चिलमिलाती हुई धूप थी, बेहद गर्मी, हब्स। यही कोई जून या जुलाई का महीना होगा जब मैं इस घर में दाखिल हुई। सारे कमरों और किचन में ताले पड़े थे और तस्नीम वहीं एक गर्म दीवार के साथ एक गर्म साए में टेक लगाए बैठी थी। उसने हमें कभी नहीं बताया था कि उसकी सास बाहर जाते हुए सारे कमरे बंद कर जाती है। कहीं पंखा ना लगा ले। उसके पाँव में चप्पल नहीं होती थी। अगर कभी पूछते तो कहती अंगूठा दर्द करता है। गर्मी के महीनों में बदन काटने वाले अपने जहेज़ के रेशमी सूट ही पहनती थी। उसकी सास शौहर जब दिल चाहता धुनक के रख देते। मम्मी की उंगलियां रुबाब के बालों को सहला रही थी। उसका बुखार उतर गया था, बस कमज़ोरी बाकी थी। माँ की गोद में सर रख कर अपने सारे दुख के नजवा सुनकर रोती जाती और उसके आंसू पहुँचती जाती। नंबरदार की बहू थी तस्नीम, मगर हालत जुल्म और अजियत क्या है ये तपती दोपहर के साथ लगकर गर्म दोपहर गुजारने वाली तस्नीम से पूछो। लस्सी में मिर्च घोल कर रोटी खाती रुबाब से क्यों ना पूछूं? रद्द अमल है। नजमा नजमा मुस्कुराई। तो मैं क्या करूं? चुपचाप सहती रहूं? वो तलख हो गई। ज़ुबैर से बात की तुमने? हूँ। वो न जाने किस सोच में डूब गई। तुम्हारे साथ कैसा है? अच्छा है, मगर पास नहीं है। कहीं महीनों बाद चक्कर लगता है।
बहुत परेशान होकर गया है, लेकिन समझदार बच्चा है, कोई ना कोई हल तो निकाल लेगा। वो ज़ेरे लब्बड़ बढ़ाई, फिर पूछने लगी, कभी तुमने अपने फूफो के साथ मोहब्बत भरा दोस्ताना मरासिम कायम करने की कोशिश भी की? क्या बात कर रही हैं अम्मी? मैंने अपने फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं की। फ़राइज़, तुमने पूछा फूफो खाना खाऊं? उन्होंने मुंह लपेट कर कहा, नहीं। तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, तुम चली गई। कभी आगे बढ़कर बहुत मोहब्बत से उनके माथे पर हाथ रख के ये भी पूछा कि वो इस तरह क्यों लेटी हुई हैं? तबीयत ख़राब है, उदास हैं? कभी बगैर किसी वजह के उनके पास बैठी हो, उनसे बातें की हैं? कभी उनका दुख दर्द पूछा है? अम्मी, वो मुझसे बात नहीं करती। कब तक नहीं करेंगी? इंसान है, इंसान हमेशा मोहब्बत भरा सहारा ढूंढता है बेटा। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी और ससुराली ताल्लुकात फ़राइज़ से आगे आगे बढ़ने की चीज़ें बहुत सा सब्र, मोहब्बत, मरब्बत, इखलाक़ी खुश इखलाक़ी, खुद आगे बढ़ने की, कर थामने की खूब दिल में गुंजाइश जानती हो। बहुत सपने, बहुत ख्वाब होते हैं लड़कियों की आंखों में। जब ससुराल में ये सब नहीं मिलता तो खींचातानी शुरू हो जाती है, मगर कभी वहाँ का माहौल बदलने की कोशिश मत करो। चुपचाप इस माहौल को ओढ़ लो, कुछ नागवार भी गुजरे मगर ज़मीर से काम लो। फिर एक दिन वक्त आएगा जब तुम्हारा कदम मजबूती से अपनी ज़मीन में गड़ जाएंगे। ये वक्त होगा जब तुम तब्दीली लाओगी, कोई एतराज़ नहीं करेगा। इस बात पर परेशान मत रहा होगा कि तुम्हारी सास लोगों से तुम्हारे बारे में क्या कहती है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। जब तक कहेंगे तुम्हारे अच्छे सलूक को देखकर खुद ब खुद तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएँगे। बल्कि तुम अपने फ़राइज़ सिर्फ़ तारीफ़ के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के किताबें करो, देखना बहुत सुकून से नींद आएगी। बाकी मैं ज़ुबैर से भी बात करूँगी, समझाऊँगी उसे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हुआ करो। उन्होंने झुककर पेशानी पर प्यार किया। रुबाब की शिकायतें एक तरफ पड़ी रह गई। वो भी नजमा की बेटी थी, फ़ौरन अपनी कोताहियाँ ढूँढने लगी। कहीं न कहीं गलती उससे भी हुई थी, कोई कमी रह गई थी। नजमा की बातों ने एक नई राह सुझाई, फ़ौरन हल्की-फुल्की हो गई, हालात अब भी ठीक हो सकते हैं। ज़हन पर बोझ किस कदर सिरकत वो शाबी को छेड़ बैठी। ज़रियाब, तुम्हें कैसे लगे? वो सटपटाकर रुबाब को देखने लगी, शौक, लहजा, शरारती मुतबस्सम आँखें। अब तक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कोई भी नहीं। वो बहाने से उठ गई तो फ़िज़ा और मरियम उस पर बरस पड़ी। वो कस्में खाती रह गई कि उन्होंने रुबाब से इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो मुझसे सब क्यों पूछ रही थी? उसे एतबार नहीं आया था, ज़रा-सी बात नहीं छुपा सकी। और मैं अहमक, बेवकूफ़, हर बार कोई ना कोई बात शेयर करने आ जाती हूँ। वो तनफ़न करती चली गई। तो दोनों को ये तशवीश लाहक हुई कि अब ये कौन-सी बात शेयर करने आई थी। ज़रूर आपसे मिलकर रुबाब बहुत खुश हुई। शक्ल सूरत, कद-काठ, आदत मिज़ाज से कहीं भी कोई कमी नज़र ना आई थी। तभी मम्मी से पूछ बैठी, आंटी, रुबाब की शादी का नहीं पता नहीं? उन्होंने इख्तिसार से काम लिया। नाइला खाला नहा रही थी, सारा करेले छील रही थी। आपसे कोई बात नहीं की? नहीं, वो इस मौजू से इज्तनाब बरत रही थी, मगर वो बड़ी बेटी होने के नाते आम तौर पर घर के हर मामले में शरीक रही थी। फिर हम ह फिर भी हमें तो तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कुछ बनाना शुरू किया आपने शाबी के लिए? वक़्त आएगा तो देखा जाएगा। उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला। वक़्त कब आएगा मम्मी? शाबी एमए कर चुकी है, चंद दिनों में रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और कितना इंतज़ार करना है? नजमा ने मदद तलब निगाहों से सायरा की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से करेलों ही के साथ मसरूफ़ थी। छुरी रख के उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो तो बचपन की बात है, अब कौन जाने क्या इरादा है? कैसी बात कर रही हैं आप? वो उछल पड़ी। 6 साला शाबी की कलाई में कंगन डालकर पूरे ख़ानदान में ऐलान किया था उन्होंने कि शाबी मेरी बहू है। कोई सरसरी बात नहीं थी, बाकायदा मंगनी की थी उन्होंने। अब कैसे मुकर सकती हैं? आखिर हमने शाबी को इतने सालों से ज़रियाब के नाम पर भी बिठा रखा है। अरे बेटी, आया था ज़रियाब शादी करने ही, घर भी बनवा रहा था। कहते हैं अमेरिका के हालात मुसलमानों के ठीक नहीं है, अब यहीं रहेंगे। मगर वो चिमट गई जान को। रूमिया, माँ बाप ने छत्र बेमहार छोड़ा हुआ है। अब इस जैसी चटक-मटक करती लड़कियों के आगे हमारी बच्चियाँ क्या खाक नज़र आएँगी? ऊपर से तुम्हारी माँ मुँह में घुंघियाँ डाले बैठी है, सारा बहुत दिनों से भरी पड़ी थी। आप क्या अपने मुँह से कहूँ, ये भी खूब रही, मंगनी हुई थी, यूँ ही कैसे ख़त्म हो सकती है? नायला ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद से छेड़ना नहीं चाहती थी जब तक बात वाज़िया ना हो। आप लोग भी खामोश रहें। नजमा ने तकरीबन बात ख़त्म कर दी थी। परेशानी में डाल दिया है। शाबी को पता है? नहीं, मैंने उसे कभी नहीं बताया। शायद अच्छा ही हुआ। कहाँ अच्छा हुआ मम्मी? बाहर खड़ी शाबी ने अधखुले दरवाज़े पर पेशानी टिकाते हुए सोचा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जिस बात से आप डरती थी वो तो हो गई अब। आपकी शाबी क्या करेगी? डायमंड रिंग से फूटी रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी थी। मरीम की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी थी। ताया अब्बू ने भारी चेक भिजवा दिया। हर कोई मसरूफ़ था, मगर कहीं न कहीं वो सब एक दूसरे से अलग होकर सोचने लगते। अपने अपने मसाइल, अपनी अपनी सोचें। रिबाब सोचती, ज़ुबैर का फ़ोन बहुत दिनों से नहीं आया। वो जब से यहाँ आई थी उसे कई बार फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। सायरा के दिमाग में हमा वक्त हिसाब किताब होता रहता है। इतने कपड़े, इतना जेवर, क्रॉकरी। नजमा ज़रियाब के साथ शाबी को देखती तो गुमसुम सी हो जाती, और शाबी सोचती, काश हमारे दरमियान रोमिया ना आती। ज़रियाब और नायला क्या सोचते थे ये उन दोनों की सिवा कोई ना जानता था। इन्हीं बाज़ार दिनों में शाबी का रिज़ल्ट आ गया। खिलाफ तवक्का वो सेकंड डिवीज़न में पास हो गई थी।
अज़ीम, फ़िज़ा, मरियम ने तो उसकी कामयाबी पर भंगड़ा डाले वो हँसती रही। यकीन खुद को भी नहीं आ रहा था, मगर वो ज़्यादा खुश ना हो सकी। फ़िज़ा ने पूछ ही लिया, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे क्या होना है? पहले जैसी नहीं रही। पहले पहले जैसी नहीं रही, वो हँस दी। मैं पहले जैसी ही हूँ, बस तुम लोगों को शक हो गया है। तुम अब ज़रिया भाई का ज़िक्र नहीं करती, फ़ायदा ही कोई नहीं, जो अपना नहीं उसके लिए दिल को जलाया जाए। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। परी ने बेहद हैरत से उसे देखा। बहुत ज़्यादा नहीं गुज़रे दिन गुज़रे बीबी, जब तुम उनके साथ मोहब्बत की दावेदार थी। पता नहीं मोहब्बत थी भी या नहीं, तुम्हें तो पता है, हर बात का इज़हार जल्दी कर देती हूँ। वो अच्छा है इसलिए सबको अच्छा लगता है। पता नहीं हम लड़कियाँ इतनी जज़्बाती क्यों होती हैं, ज़रा सी पसंदीदगी को फ़ौरन मोहब्बत का नाम दे देती हैं। वो खड़ी हो गई। देखो राबी क्या कर रही है? वाक़ई पहले जैसी नहीं रही। मरियम ने उसके जाने के बाद कहा था। वो कॉरिडोर की सीढ़ियों पर आ बैठी। मोहब्बत कहाँ है मोहब्बत? अब तो सिर्फ़ एक दुःख है ठुकराए जाने का। काश मुझे ये पता ही ना चलता कि मैं कभी उसके साथ मंसूब थी। यकीनन तुम मौसम एन्जॉय कर रही हो। कैमल कलर के कॉटन के शलवार कमीज़ में वो सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसके दिल में पहला ख्याल यही आया था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना खुद को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खड़ी हो गई। रुमिया बता रही थी, तुम चिलचिलाते मौसम को भी अच्छा खासा एन्जॉय कर लेती हो। इससे क्या ज़रूरत है मेरे बारे में फ़िज़ूल बकवास करने की? इतना गुस्सा? एक पाँव सीढ़ी पर टकराकर उसने बेहद दिलचस्पी से उसके चेहरे पर बिखरे गुस्से को देखा था। गुलाबी चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। अच्छा, मेरे साथ थोड़ी देर मार्केट चलोगी? मैं वो 2 टोक नहीं, वो 2 टोक लहजे में इनकार हुआ। क्यों? वो कुछ हैरान था। वह घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा? सादा से लहजे में तो जी पेश की। कमाल है, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तो आपसे किसने कहा मुझे अच्छा लगेगा? वो तंग तंग कर बोली। ड्राइविंग तुम करना। ज़रिया ने उसकी बात यकसर नज़रअंदाज करके बोला। गोया लालच दिया गया। वो लुढ़क गई। आज इतनी लिफ्ट क्यों करवा रहे हैं? मशकूक नज़र से देखा, फिर रुखाई सी दिखाई। मुझे अब ड्राइविंग करना अच्छा नहीं लगता शादाब, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दिलाना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि गिफ्ट की ही ज़रूरत नहीं। अपनी रोमिया को दिलाए। मेरी कामयाबी कोई इतनी बड़ी नहीं है। छोटी है या बड़ी, कामयाबी तो कामयाबी होती है। मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। वो कहकर रुकी नहीं थी। लगता है तुम पर भी शादाब का असर हो गया। इस गर्मी में खड़े हो। वो पलटा तो तब एहसास हुआ कि शाबी अंदर क्यों चली गई है। उसने रोमिया को देख लिया था। खासी इल मैनर्ड है तुम्हारी कज़न, मिलना भी गवारा नहीं किया। कैसी हो? वो उसके तबसरों को नज़रअंदाज कर गया। ठीक हो? तुमने वापस आकर फ़ोन भी नहीं किया? बस मसरूफ़ियत। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा लंच के लिए, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। उसने घड़ी पर नज़र रहे, मगर वो कुछ कहते कहते रुका। ठीक है चलो। शाबी से क्या बातें हो रही थी? लुमिया का लहज़ा सरसरीता था। दोस्तों से क्या बातें होती हैं? ओह, तो दोस्ती हो गई। उसने होंठ सिकुड़े से वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। ख़्याल है दोस्ती में बहुत आगे मत निकल जाना। वो उसकी मैनी ख़ेज़ मुस्कुराहट पर तड़क कर बोली, मुझे अपनी हदूद का अंदाज़ा है। ज़रा आपका इत्मीनान हनूज़ बरकरार था। मौसम का बदलना सा बदलना था सो बदला। वक़्त को गुज़रना था सो गुज़रा। दिन-रात आगे-पीछे भागते चले गए। ये 3 महीने कुछ उलझते जलते-कुड़ते, उम्मीद नाउम्मीदी के माबेन सोच और फ़ैसले के दरमियान की मंज़िलों को अबूर करते गुज़र गए। ज़ुबैर एक बार भी नहीं आए। सरहदों की सूरत-ए-हाल ख़राब थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, मगर फ़ोन ज़रूर करते थे। नायला ख़ाला कभी ससुराल का चक्कर लगा लेती, कभी यहाँ होती। उनका बंगला काफ़ी हद तक तामीर हो गया था, बस छोटा-मोटा काम बाकी था। ज़रा आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र हुई थी जो उसने कबूल कर ली। रोमिया के घर के चक्कर लगने बंद हो गए। शादाब इन अब शायद अब वो दोनों बाहर ही मिल लेते थे। ख़ानदार भर में चौहमगुइयाँ शुरू हो गई थी। मरीम की शादी अगले माह ठहरी थी और शादाब के लिए वक्त गोया रुक सा गया था, मगर वक्त रुकता कहाँ है। इन्हीं सरगर्मियों में सर्दी का मौसम शुरू हुआ। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे। ख़िज़ां की चादर पूरी कायनात पर तन गई और इस ख़ज़ानशीदा मौसम में रुबाब का दामन खुश फूलों से भर गया। एक नन्हा सा वजूद उसे माँ के ओहदे पर फाइज कर गया। घर के सोए जागे लोगों में हलचल सी मच गई। ख़ानदान का पहला बच्चा था, सबने जी भरकर खुशी मनाई। ज़ुबैर को भी फ़ौरन इत्तला कर दी गई। मेरा दिल चाहता है मैं इस शाम को बहुत करीब से देखूं, बहुत हाथ से छूकर महसूस करूं। कैसी अनहोनी ख्वाहिश उभरी थी उसके अंदर। ज़ुबैर ने एक बाजू आंखों पर रख लिया। जर्द शाम और दर-दीवार से लिपटी थी। आस मगर में लगी बेल की देखभाल करने वाला कोई ना था, ये उसका ख्याल था। मगर फूफो हर रोज़ उसको पानी भी देती थी, क्यारियों में बिखरे कुछ पत्ते भी इकट्ठे करती थी। वो कल ही आए थे, माँ निहाल होगी, खाना पीना आराम का ख्याल रखा। मगर ज़ुबैर ने देखा वो कमज़ोर हो गई हैं। आराम की आदत जो पड़ गई थी, कभी कभी ज़ेरे लब बड़बड़ाती, ख्वामख़्वाह मेरी आदत ख़राब कर दी। ज़ुबैर को घर बहुत सूना सूना लगा। वो नहीं थी, मगर अब तना सहन में लेटते थे तो लगता था वो यहीं कहीं है। आहटें, सरगोशियाँ, उसके लबूस की मायूस सी खुशबू, उसके हाथों का लम्स, कभी उसके कमरे से झांकती शरारती सी मुस्कुराहट, उसकी मद्धम मुस्कुराहट खूबसूरत उसकी मद्धम मुस्कुराहट। 3 माह हो गए थे उसे देखे हुए। मुस्तरब से होकर उठ बैठे। सरसराहटें, सरगोशियाँ, उसके कदमों की चाप, सब खामोशी ओढ़ कर सो गए। वो कमरे में इसके सामने से गुजरे, दरवाजे पर हाथ रखा तो अंदर चूड़ियों की छनक उठी। पहले वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल बना रही हो, दरवाज़ा खुला तो चूड़ियों की छनक अलमारी के जाने कौन से कोने में जा छुपी। वो मुस्कुरा दिए, शायद अपने इल्यूज़न पर
पर बेड पर बैठकर सोच लिया कि वापसी पर लाहौर के चक्कर लगाना है। फिर गर्दन घुमाकर अलमारी में तरतीब से रखी किताबों का जायज़ा लेने लगे। वो इस जायज़े में निगाहों की गिरफ्त में वो सुर्ख जिल्द वाली डायरी भी आ गई। उन्होंने डायरी निकाल ली। रोज़ाना तो नहीं मगर डायरी लिखी हुई थी। रुबाब डायरी भी लिखती थी। शायद जल्दी में वो ले जाना भूल गई थी। उन्होंने सब्र पलटे और यूं ही वक्त गुजारी के लिए पढ़ते चले गए। न जाने कितना वक्त गुजर गया जब चची फातिमा की आवाज़ पूरे सहन में गूंजी, बहन तस्नीम, मुबारका मुबारका, खैर से तेरे यहाँ पोतरा हुआ है। ढेर सारे कपड़े, खिलौने और रुबाब के लिए लॉकेट सेट लेकर वो और पुप्पो पहुंचे थे। पुप्पो खुद बेहद खुश थी। रुबाब को प्यार किया, बच्चे को बहुत देर तक गोद में लिए बैठी रही। सारा हस्म माउल किचन में जा घुसी। एहतमाम जो करना था, लड़कियां चीज़ें देखने लगी। हर चीज़ बहुत खूबसूरत और कीमती है। लगता है इस बार पुप्पो ने नहीं खरीदी। शाबी ने सरगोशी की थी, जी इस बार चॉइस मेरी है। कब से ज़ुबैर ने कहा, वो बुरी तरह शर्मिंदा होगी। क्या ज़रूरत थी इतना ऊंचा तबसरा करने की। मरियम लताड़ रही थी। ज़ुबैर रुबाब से अकेले में मिलना चाहते थे। मौका शाम को मिला। कमरे में आए तो वो अकेली थी। नन्हा शहज़ादा सो रहा था। ज़ुबैर ने उसे गोद में ले लिया। वो बाजू आंखों पर रख के चुपचाप लेटी थी, मगर महसूस कर सकती थी वो ना सिर्फ अपने बेटों को प्यार कर रहे थे बल्कि कनखियों से उसकी जानिब भी देख रहे थे। खामोशी का वक्फा तवील होने लगा तो उन्होंने पुकार लिया, रुबाब। खफा हो नहीं तो? ज़ुबैर ने बाजू उसकी आंखों से हटाए, मेरे साथ चलोगी? जाना तो पड़ेगा। इतनी हिम्मत तो आ ही गई है होगी कि मेरी माँ के मज़ीद जुल्म से ऐसे को शायद तंज किया गया था। खूब शिकायतें लगाई हैं घर वालों से मेरी। 3 घंटों से घेरे बैठी हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। दुख अपनों से ही किए जाते हैं। तकियों के सारे ज़रा सा उठी बच्चे लेने को हाथ थमाती है, मैं भी तो तुम्हारा अपना हूँ। उन्होंने बच्चा उसकी गोद में दे दिया। एक भरपूर निगाह उस पर डाली। अपने वो दावा भी करते हैं, नन्हा सा वजूद बेटा गोद में लिया और ख़ुद को खासा मजबूत तसव्वुर कर रही थी। वही तो करने आया हूँ। मतलब तीखी निगाहों से उसे देखा। मतलब आप इतना रो धोकर आई हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। ड्रामा नहीं कर रही थी। वो चिढ़ गई। क्या पता क्या क्या बेनियाजी थी। ड्रामा कौन कर रहा है? आप। उसने हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर बच्चे का नन्हा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। नाम क्या रखोगी इसका? पता नहीं, वो लज सी गई। उसामा कैसा है? अच्छा है। मगर अभी क्या कह रहे थे? किस बारे में? वो कर उठ के बल लेटे बच्चे के पाँव छू रहे थे, बेहद मगन, जैसे कोई बात ही ना हो। आपके साथ जाने के बारे में। ज़ुबैर ने सर उठा के उसके झिझकते चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया, बहुत अच्छी लग रही हो। ज़मीन मैंने ठेका पर दे दिया। चाचा सलीम घर की देखभाल कर लेंगे। आप दोनों मेरे साथ जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो कुछ मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कुछ तुम अपनी जहानत और मोहब्बत से हल कर लेना और कुछ वो सोच में डूब गया और कुछ बर्दाश्त भी किए जा सकते हैं। रुबाब आहिस्ते से गोया हुई। हाँ, ज़ुबैर हंस दिए, लेकिन फूफो मान कैसे गई? वो मेरी माँ है रुबाब, और माँ अपने बच्चों की बात कभी नहीं टाल सकती। और ये साहब सोए ही रहेंगे या जागेंगे भी? उसने झुककर बेटे को प्यार किया। लगता है बाप पर गया है, ज़रा देर से ही जागेगा। रुबाब ने सादगी से कहते हुए बच्चे को उसके पास लेटा दिया। हाँ, वो पहले बच्चे पर झुके फिर एकदम सीधे हुए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मुँह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। दोनों माँ बेटा शॉपिंग के लिए निकले थे। नायला खाला ने लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराई थी। वो दिल ही दिल में खफा हुई। फिर सोचा शायद कुछ ज़ाती चीज़ें खरीदनी हो। बहरहाल दोनों वापस आए तो खासे लदे फंदे थे। वो बहुत खुश थी। अब बताओ बेटा, माँ की रहनुमाई काम आई? मत भूले, फैसला मेरा अपना है। और जरनाब ने गाड़ी लॉक करते हुए माँ को देखा, जो बहुत खुश थी। दोनों अंदर आए तो सब लाउंज में मौजूद थे। पुप्पो ने भी अभी अभी आकर पानी का गिलास ही पिया था। वो पूरे ख़ानदान के दौरे पर सुबह से निकली हुई थी। वहीं कुछ सुन गुन मिली थी। आते ही नजमा से बोली, शादाब की मंगनी टूट गई। नजमा चुप की चुप रह गई। शादाब अपनी जगह चोट सी बन गई। ज़ुबैर, अजीम, जुनैद सब वहीं तो मौजूद थे। कुछ हैरान होकर देखने लगे। आपा, आप पानी पिए। सायरा ने उनके हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। शादाब की मंगनी तो अभी हुई ही नहीं और आप तुड़वाने की पर तैयार बैठी हैं पुप्पो। जुनैद ने हंसकर कहा, शादाब की मंगनी बचपन में ही ज़रे आपसे हो गई थी, इतनी भी खबर नहीं क्या? सभी ला इल्म लोग चीख उठे थे। सबकी नज़रें नजमा पर जमी थी और गिड़बड़ा सी गई। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उन्होंने मदद तलब नज़र से सायरा को देखा, मगर उन्होंने सोचा आर या पार आज फैसला हो ही जाए। शाबी ने सोचा उसे यहाँ से उठ जाना चाहिए। तभी दोनों माँ बेटा हंसते मुस्कुराते अंदर आए। तौबा, थका डाला ज़रे आपने। इसे कोई चीज़ ही पसंद नहीं आती। नायला खाला सोफे पर गिर सी गई। क्यों, बेटे की बरी खरीदने चली गई थी? पुप्पो ने तंजिया लहजे में पूछा। यही समझ लें। वो हंस पड़ी। ज़रिया उनके कंधे पर दोनों हाथ रख के मुस्कुरा रहा था। इंसान की ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है। बीबी फूफो तड़क कर बोली, हमारी बेटी में क्या बुराई थी? खुदा न खास्ता किसकी बात कर रही हैं? शाबी तीर की तरह उठ फौजन यहाँ से जाना चाहती थी, मगर नायला खाला ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पास बिठा लिया। लिफाफे से एक डब्बा निकाल कर खोला। कैसा है डायमंड सेट? जब कमा रहा था नायला, पहले मुझसे बात करो। पुप्पो को ताव आया। मेरे मरहूम भाई की निशानी है ये, कोई ज्यादती होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रुबाब ने तहैयर से उन्हें देखा। ये उसकी सास के कलमात थे। तुमने खुद दामन फैलाकर शाबी का रिश्ता मांगा था, आप कैसे तोड़ सकती हो? और ये रूमिया का क्या किस्सा है? अरे आपसे
आपने सब किसने कह दिया? क्या सादगी? सारा ख़ानदान कह रहा है, ख़ुद रूमिया कह रहे हैं, ज़रिया आपने उसे प्रपोज़ किया है। सारा ने आस्तगी से बताया। उड़ती पड़ती उन तक पहुंची थी। देखा तुमने? उन्होंने पलट कर ज़रिया को घूरा। मैंने कहा था ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसी दोस्तियों को अजीब रंग दिया जाता है और आप लोग सब की तरह पलटी। अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर हो तो फिर मैं फिर से ये अंगूठी शाबी की उंगली में पहना कर ऐलान करती हूँ कि शाबी मेरी बहू है। उन्होंने सेट में से अंगूठी निकाल कर शाबी का हाथ पकड़ा। उसने हाथ खींच लिया और उनके कान में मिन मनाई। ये अंगूठी भी उसे ही पहना दें जिसे पहले डायमंड रिंग दी है। किसे दी थी? रूमिया को। उसने मुझे बताया था। हाँ, हाय दिल जलकर खाक हो गया था उस वक्त। नायला खाला ने पलट कर बेटे को देखा। बाय गॉड, मैंने उसे सिर्फ एक परफ्यूम गिफ्ट किया था। न जाने उसने ये झूठ क्यों बोला था। उसने फ़ौरन वजाहत की। रूमिया की इन्हीं हरकतों ने उसे पलटने पर मजबूर किया था। नायला खाला ने अब के ज़रा सा तौक़ुफ़ किए बगैर अंगूठी शाबी की उंगली में डाली। एक बहुत ही संगीन सूरत हाल से निकलने के ख्याल ने उन्हें हल्का फुल्का कर दिया था। ज़रिया रूमिया की तरफ माइल हुआ था, मगर खुदा का शुक्र है उसने बर वक्त एक दुरुस्त फैसला कर लिया। नायला खाला ने जब ज़रिया से पूछा, तुम्हें रूमिया की किस खूबी ने मुतासिर किया था? उसकी बोल्डनेस ने। तुम्हें वापस किस चीज़ ने पलटने पर मजबूर किया? मम्मा, एतमाद और बेबाकी में फ़र्क होता है। वो खुश थी कि उनके बेटे ने एक अच्छा फ़ैसला किया, वरना उन्हें दूसरे बहुत से रिश्तों से हाथ धोना पड़ता। इसके साथ ही हमारा आज का नावल ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये नावल अच्छा लगा होगा। तो दोबारा मिलते हैं किसी बेहद अच्छे नावल के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।